हाँ जी, चलिए, so let's get started. It's 12th of July 2024 today, and yesterday CA Intermediate May 24 results are announced. The very first result under the new syllabus, and really speaking, results are not very much good, not as anticipated. Now I'll tell you the range के results are good उसको कैसे define करते हैं. पहली बात, इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो तीन तरीके से आते हैं. ग्रुप 1 ओनली, ग्रुप 2 ओनली एंड बोथ ग्रुप ओनली. सो रियली स्पीकिंग द यार्डस्टिक टू मेजर द रिजल्ट इज बोथ ग्रुप्स, बिकॉज जनरली वहां पे आपको फ्रेश बच्चा मिलता है. ग्रुप 1 ओनली और ग्रुप 2 ओनली में आपको रिपीटेड स्टूडेंट्स मिलता है, जिसको रिपीटर्स कहते हैं. सो बोथ ग्रुप का रिजल्ट अगर 15 के नीचे आता है तो खराब है, 20 के ऊपर आता है तो अच्छा है. ये रेंज है उसकी 15 से 20% की. तो कल जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने 18.42%. ग्रुप 1 का रिजल्ट है 27.15%, ओनली ग्रुप 2 का रिजल्ट है 18.28%. अब यहां पर कमाल की बात यह है कि ओनली ग्रुप 2 का रिजल्ट और भी कम होता था. मतलब टू माय नॉलेज एंड कैलकुलेशन बोथ सेकंड ग्रुप का रिजल्ट होता था तकरीबन 12%. फिर ये 18 कैसे हुआ, इसका क्रेडिट जाता है यूनिट 2D को. यूनिट 2D क्या था मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. तो क्योंकि आपको पता है मई 24 से पहले ओल्ड सिलेबस था और उसके बाद में अब नया सिलेबस आ चुका है. तो ओल्ड सिलेबस में कॉस्टिंग ग्रुप 1 में था. तो जो बच्चे ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस से कंप्लीट करके ग्रुप 2 उनका पेंडिंग था अंडर न्यू सिलेबस, तो उन्हें यूनिट 2D स्टूडेंट्स कहा जाता है. उनका कॉस्टिंग एग्जाम हो चुका था और अब उनको सिर्फ 2 पेपर्स देने थे, ऑडिटिंग एंड FMSM, जिसमें इंडिविजुअल उनको 40 मार्क्स लाना था और दोनों पेपर्स मिलाकर 100 मार्क्स लेके आना था. ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, यूनिट 2D स्टूडेंट्स की. तो जिसकी वजह से ये रिजल्ट ग्रुप 2 का रिजल्ट जो है वो थोड़ा ऊपर गया. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ट्रस्ट मी, मैंने कम से कम 20 ऐसी मार्कशीट्स देखी होगी जहां पर एग्जैक्टली 50 मार्क मिले ऑडिट में और एग्जैक्टली 50 मार्क मिले FMSM में. ये चमत्कार तो नहीं है, थोड़ी कृपा रही है ICI की उन बच्चों के ऊपर कि कुछ ग्रेस मार्किंग हुई है यहां पर और उनको पास किया गया है. ओवरऑल रिजल्ट जो है इन टर्म्स ऑफ रैंकर्स काफी अच्छा रहा, क्योंकि AIR1 जो है उसको 88-89% मार्क्स मिले इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर है. नॉर्मली 85% पे 82% पे AIR1 आया करता है, बट दैट्स हाउ इट इज. AIR50 गॉट क्लोज एट 460 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स ऑफ एग्जाम. 460 पे 50वां रैंक आया है. बीच में रैंकर्स, देयर आर मल्टीपल रैंकर्स ऑन द वेरियस स्कोर्स, बट द रेंज इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. इस तरीके से ये रेंज आई है. ओवरऑल रिजल्ट एज आई सेड ठीक रहा, लेकिन टू द सरप्राइज फाइनल का रिजल्ट इस बार बेटर रहा इंटरमीडिएट से. ये CA फाइनल का रिजल्ट है और ये इंटरमीडिएट से काफी बेहतर. और आप यहां देख सकते हैं ग्रुप 2 का रिजल्ट है 36% और बोथ ग्रुप का रिजल्ट है 19.88%. तो फाइनल के लिए अगर मैं रेंज बताऊं तो 5 से 10% की रेंज चलती है बोथ ग्रुप की, और यहां पर इस बार ऑलमोस्ट 20% रिजल्ट लगा है. तो बहुत सारे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं इस बार इस एग्जामिनेशन में. एकाग्रता में जो मई 24 का बैच हुआ था उसका जो टॉपर हमारे पास है वो है अथर्व तापड़िया, हु हैव गॉट 450 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स एंड ही मिस्ड हिज रैंक बाय 10 मार्क्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग कल हम लोगों ने बहुत डीप डाइव किया, बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया. हम लोग हमारे रिजल्ट से बहुत खुश नहीं है, लेकिन अब हम अगला बेट जो है वो आप लोगों पे खेल रहे हैं. मतलब नवंबर 24, मतलब आप लोग जो ओरिजिनली नवंबर 24 के स्टूडेंट्स थे और अब Jan 25 में एग्जाम देंगे. कुछ सवाल यहां पर आते हैं और मतलब हम 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे इस डिस्कशन के लिए. 1,93,000 बच्चे फेल हुए, 1,93,000 स्टूडेंट्स फेल हुए. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन कल आपने किया होगा, आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट हैज स्टॉप यूजिंग द वर्ड फेल, दे आर यूजिंग द वर्ड अनसक्सेसफुल. और अगर आपको याद हो तो मैं कई समय से मैं यही वर्ड यूज कर रहा हूं, आई नेवर यूज वर्ड फेल. तो 1,93,000 स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल रहे हैं. और मेरा एस्टिमेशन ये कहता है, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि अगली एग्जाम में सितंबर 24 की एग्जाम में कम से कम 30 से 40% बच्चा ड्रॉप होगा.
इनमें से मतलब 193 में से 30 to 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सितंबर में एग्जाम नहीं देंगे। तो सर वो एग्जाम कब देंगे? जनवरी में देंगे। दे आर गोइंग टू टेक लिटिल मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और अगर अभी आप कैलकुलेट करेंगे, मुझे लॉजिकल भी लगता है ना, आई टोटली सपोर्ट देयर डिसीजन एंड आई थिंक आप भी एग्री करेंगे। बेटा 11 जुलाई को रिजल्ट लगा है, 31 डेज का जुलाई होता है, 20 दिन जुलाई के और 31 दिन अगस्त के, 51 डेज बचते हैं, 52 डेज, 51 डेज, 51 दिन में आप कैसे रिवाइज कर सकते हो? इट्स चैलेंजिंग मैन, इजंट इट? 51 दिनों में, और स्पेशली पोजीशन उसकी खराब है जिसने दोनों ग्रुप दिए थे और दोनों ही ग्रुप रह गए। चलिए एक बार का अगर कोई एक ग्रुप रहा है तो शायद हम समझ सकते हैं कि अगले 51 डेज में आप एटलीस्ट उसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के दोनों ग्रुप्स रह गए तो अगले 51 डेज में उसको टैकल करना नामुमकिन है। तो अब मैं जो समझ पा रहा हूं कि सितंबर 24 अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा होप्स नहीं रख सकता हूं मैं पर्सनली, क्योंकि दूसरा रीजन उसका है कि उसमें कोई फ्रेश स्टूडेंट नहीं होगा। आप कैलकुलेशंस देख लीजिए, सितंबर में कोई भी नया बच्चा नहीं आएगा। इट इज कंप्लीटली रिपीटर्स अटेम्प्ट। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? फ्रेश बच्चा अब कहां आएगा? जनवरी में आएगा। तो अब जो भी उम्मीद है वो आप लोगों से, आप लोगों को और आप लोगों के रिजल्ट को अपलिफ्ट करने के लिए हम लोग अगले 3-4 दिन कॉन्स्टेंटली थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। और कुछ आइडियाज मेरे माइंड में है जो मैं टीम के सामने रखने वाला हूं। कुछ टीम के आइडियाज है और हम उसको डिस्कस कर वी आर गोइंग टू कम आउट विद समथिंग। बट एक चीज बस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, सभी, बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि गाइस यू विल हैव टू गेट द रिजल्ट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी कर आपको रिजल्ट तो लाना पड़ेगा, और अगर रिजल्ट लाना है ना तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। पूरे इस ट्रांजिशन में, इस सिस्टम में अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट का बच्चा है या अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको जेन्युइनली फायदा हुआ है तो वो है आप लोग। क्योंकि बाकी लोगों की तो अटेम्प्ट प्रीपोन हुई है, लेकिन आपकी अटेम्प्ट पोस्टपोन हुई है 2 पूरे महीनों से, 2 कंप्लीट मंथ्स इट इज पोस्टपोन। अथर्व तापड़िया का कल हमने एक इंटरव्यू लिया था दोपहर में 12 बजे। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं। कितने पेपर्स दिए उसने, कोई बता? 103 पेपर्स, 103 पेपर्स। मुझे पहले भी याद है, काका बंद कर दीजिए दरवाजा, अभी किसी को मत भेजिए। मुझे पहले भी याद है और मुझे आज भी याद है, मतलब पिछले 1.5-2 सालों से जब से वो मुझसे जुड़ा है, हर रोज उसका कंसिस्टेंटली मैसेज आता है। हर रोज वो बंदा अपने तरफ से रिपोर्टिंग करता है कि सर आज मैंने ये पढ़ा है, आज मैंने ये किया है। जो स्टडी डायरीज मैंने आप लोगों को मेंटेन करने के लिए कहा था, एंड आई रियली डोंट नो कितने लोग अभी भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। वो बंदा आज भी वो मेंटेन कर रहा है। राइट फ्रॉम हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, राइट फ्रॉम द फैक्ट कौन से पेपर्स देने चाहिए, कब से देने चाहिए, कितने पेपर्स देने चाहिए, एंड नाउ सर आर्टिकलशिप कहां से करना चाहिए, वो बंदा कॉन्स्टेंटली टच में। जब यहां का काम चल रहा था, जिस जगह पे आप बैठे हैं, वो बंदा यहां पर आया था मुझसे मिलने के लिए। इट्स नॉट कवर्ड इन द ब्लॉग्स, बट वो यहां पर आया था, इस प्रीमाइसेस पे आया था मुझसे मिलने के लिए। हैरान करने वाली बात है, थोड़ा फाइनेंशियली डिप्राइव फैमिली से है, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 उसने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया था, एकाग्रता का लिया था, और ग्रुप 2 में सिर्फ कॉस्टिंग का सब्जेक्ट उसने परचेज किया था। ही डिडंट डू दी अदर सब्जेक्ट्स फ्रॉम एकाग्रता, एक्सेप्ट जैसे कल उसने कहा कि डीजे सर से उसने रिविजन्स किए थे फॉर FM and SM, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही गॉट दैट गुड स्कोर। ही गॉट 82 मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, 82 मार्क्स उसको मिले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और आपने अगर कल उसका स्टेटमेंट सुना होगा तो उसने क्या किया है, जो किताबें आप लोगों के पास है, जो बुक्स आप लोगों के पास है, उसको ही सॉल्व किया मल्टीपल टाइम्स। देखो यार, मैं एक सिंपल चीज आपको कहूं,
मुझे थोड़ा सेटबैक इसलिए लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अथर्व का रैंक, और मैं जिस तरीके से उसके टच में था, जितना उसका कॉन्फिडेंस था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबाउट 30 रैंक फॉर अथर्व तापड़िया। नहीं आया, कोई बात नहीं, पर अब मेरी एक्सपेक्टेशन ना आप लोगों से बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन वालों से तो है, ऑफलाइन वालों से थोड़ी ज्यादा इसीलिए है बिकॉज आप हमारी पहली और आखिरी ऑफलाइन बैच है। और हमारा ऑफलाइन करने का पर्पस मैं आपको क्लियर बता देता हूं। पर्पस बहुत सिंपल था कि हम आपको पर्सनली थोड़ा बेटर तरीके से ट्रेन कर सके। देयर वाज नो अदर रीजन। You also understand one thing, that whether it is at your side or at our side, doing classes in offline is little more painful. For you, it is painful also and enjoyable also, because बहुत सारे लोगों को आजादी मिली है पहली बार घर के बाहर। अब मोहल्ले में पास की लड़की से बात करते थे ना, तो पेपर में छप जाता होगा आपके शहर में। यहां पर आप आकर कुछ भी कर रहे हो, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। आजादी जब बात करते हैं ना, तो आजादी की पहली डेफिनेशन यही निकलती है, घर के बाहर निकले हो, जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। ये फैक्ट है ना, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे लेवल पे आप देखिए ना, मतलब मुझे भी 8 बजे की क्लास मेरे घर से अगर लेनी होती थी ना, मैं आराम से 7:45 बजे सिस्टम चालू करके सिस्टम के सामने बैठ के आराम से क्लास लेता था। ना ही मुझे रेडी होना है, ना ही मुझे ट्रैवलिंग टाइम देना है, ना ही मुझे कुछ भी करना है। बट क्यों किया ये ऑफलाइन? बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज रिजल्ट, एंड दैट्स ओनली रिजल्ट एंड नथिंग एल्स। ताकि हम आपको थोड़ा बेहतर तरीके से ट्रेन कर सके। मैं आपको फिर से ये कहना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा दाव खेला है आप लोगों पे, और अब आपकी चांस है कि आप उसका रिजल्ट लेकर आए। 150 पेपर्स का टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। यू नीड टू सेट अ टारगेट ऑफ सॉल्विंग 150 पेपर्स। एक स्ट्रैटेजी मैंने कुछ दिन पहले बताई थी, वापस मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन लूंगा कि किस तरीके से आप जनवरी 24 में एक्सेल कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। वो करना पड़ेगा, उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आसपास की सिचुएशन नेगेटिव होगी और होती रहेगी, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। लेकिन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है जिसको आपको सुधारना पड़ेगा, और उसमें से पहला है आलस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल जब मैंने क्लास में पूछा कितने लोगों को लेस देन 20 मार्क्स मिले, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बाय इट, मतलब मेरा किसी को कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बट मैडम आपने भी हाथ ऊपर किया था। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, पता है हमारे मारवाड़ी लोगों में कहावत है, ध्यान से समझना, और मैं फिर से कह रहा हूं, सॉरी अगर बुरा लगे, पर्सनल अटैक नहीं है। मारवाड़ी में कहावत है, पूतरा पग पालना में दिख जाया करे। उसका मतलब ये होता है कि व्हेनेवर अ बेबी इज बोर्न, तो वो पालने में होता है, झूले में होता है, तो उसके छोटे पांव देखकर समझ में आ जाता है कि ये बड़ा होकर क्या करने वाला। कहावत है ऐसी। इसको मैं अलग टर्म्स में ना इंडिकेटर कहता हूं, इट्स एन इंडिकेटर। मैडम आप जिस तरीके से क्लास में बैठते हो, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, किसी भी टीचर का अलग हो सकता है। आप जिस तरीके से क्लास में बैठते हो, जिस कंसंट्रेशन से बैठते हो, कुछ लोगों की रेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी है, नाना नानी पाक समझ के क्लास में कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ये सारी चीजें पता है एक एक करके आपका रिजल्ट बनाती है। मानो नहीं मानो, ये फैक्ट है। आप एग्री नहीं करते मुझसे? मैं हमेशा आपसे कहता हूं, रिजल्ट इज नॉट मेड फ्रॉम वन सिंगल डे ऑफ हार्ड, रिजल्ट इज मेड अप ऑफ एवरी सिंगल डे ऑफ हार्ड वर्क। मैंने मेरी लाइफ में ना बार बार डिसीजंस लिए हैं जिसको मुझे साबित करने की जरूरत पड़ी है। अन अकेडमी का जब केस हुआ था, तब एक डिसीजन हुआ था, एक्चुअली वो तो इम्पोज डिसीजन था, तो मुझे खुद को प्रूफ करना था। अभी जब एक डिसीजन हुआ है तो मैं वापस कटघरे में खड़ा हूं और मुझे खुद को प्रूफ करना है। ट्रस्ट मी, 3-4 दिनों से इतनी नेगेटिविटी में मैं हूं, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अनाउंसमेंट से पहले भी हमने कॉन्वर्सेशन की थी, जब मैंने कहा था कि जो लोग मेरे नजदीक है ना, उनकी हेट मुझे अफेक्ट करती है। एंड ट्रस्ट मी, आप क्लास में भी देखते होंगे, जो लोग सुबह आते हैं, मैं निशान सर से फोन कॉल पे होता हूं, वो ना मेरे लिए डिटॉक्स का काम करते हैं। वो रोज मुझे एक ही चीज कहते हैं, सर घर से निकलो जब कॉल कर दो
मैं आपको 20 मिनट का एक रोज भाषण दूंगा और यू विल फील बेटर। और ट्रस्ट में मैं वही करता हूँ, वो मुझे 20 मिनट्स कुछ तो समझाते हैं जिससे मेरे में एनर्जी आती है कि मैं वापस सस्टेन कर सकूं, एटलीस्ट आज का दिन सस्टेन कर सकूं और मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं, क्योंकि मुझे वापस प्रूव करना है कि जो मैंने किया है वो बच्चों के लिए है और वो कितने हद तक सही है या गलत है। वैसे ही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप इंडिकेटर्स को नहीं समझोगे ना तो आपका रिजल्ट आज आ जाएगा। तो आपको किन चीजों से लड़ना है? पहला है आलस। ये अभी कम होगा क्योंकि अभी आपको तो भी थोड़ा बहुत एक फोर्सिंग फैक्टर है कि मैं क्लास जाऊं या ना जाऊं, लेकिन 15 अगस्त के बाद क्या होगा? डू यू हैव एनी फोर्सिंग फैक्टर आफ्टर 15th ऑफ अगस्त? इमेजिन कीजिए, काफी लोग तो आप अपने घर पर बैठे होंगे, आप में से काफी लोग तो आप अपने घर पे बैठे होंगे, ऑनलाइन वाले तो ऑलरेडी घर पे हैं। उस दिन आपके पास नींद से उठने का कोई कारण नहीं होगा क्योंकि उस दिन आपकी कोई क्लास नहीं होगी। आज क्लास है तो भी ऐसा कोई खास कारण नहीं है कुछ लोगों के पास, बट उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। आज आपके मन में एक भय है, फियर है कि यार मेरी इतने घंटे क्लासेस है, उसके बाद मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए इतना ही समय बचा है। उस दिन वो भय नहीं होगा, उस दिन पता है क्या लगेगा? अबे पूरा दिन है, कितना? अगस्त आधा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अबे जनवरी में एग्जाम है, बहुत टाइम है। एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? जब भी ऐसा मन करे ना, मेरा ये कोट याद रख लेना, मैं तो नहीं रहूंगा आपके साथ उस समय, पर मेरे कोट को याद रख लेना, सक्सेस इज नॉट मेड फ्रॉम वन सिंगल डे ऑफ हार्ड वर्क, इट इज मेड अप ऑफ एवरी सिंगल डे ऑफ हार्ड वर्क। एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, एक दिन से फर्क पड़ता है, ये मान के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज जिससे आपको लड़ना है वो है कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ग्राफ जितना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा ना, आपका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। और ये मान के चलना, ट्रस्ट मी, मेरे शब्द गलत लग सकते हैं पर ये सच्चाई है। कंसिस्टेंसी का मतलब भाई तुम शुरुआत 3 घंटे से ही करो, पर वो 3 घंटे निरंतर फॉलो करो। होता क्या है, आज हम टाइम टेबल बनाते हैं, आज हम थोड़ा मोटिवेट हुए हैं तो आज 8 घंटे पढ़ेंगे, एक दिन पहले दिन 8 घंटे पढ़ेंगे। मतलब इमेजिन करो 16 अगस्त, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ ना, इसका चेहरा नहीं दिख रहा भाई, ये बैगवती को हटा दो ना भाई वहां से, हाँ बैग को नीचे रख दो, बीच में रख दो, बैग को साइड में, उसको बैग को थोड़ी मेरे को देखना है। तो आप इमेजिन करो 16 तारीख का दिन, हाँ एकदम रूम सजा दिया अपना, स्टडी रूम, ऐसा एक पौधा लगा दिया कि फ्रेशनेस फील होनी चाहिए, पानी का बॉटल, सामने मोटिवेशनल कोट, ऐसा टाइम टेबल, दुनिया भर का तामझाम, ये सारी किताबें, ये लैपटॉप, ये चार्जर, एक्सटेंशन केबल, ये कमर के लिए बढ़िया तकिया लेकर आए हैं कि हम दिन भर बैठेंगे, गले में कुत्ते का पट्टा कि हाँ ऐसा पूरा करेंगे। एक दिन 8 घंटा बैठ जाएंगे, दूसरे दिन सन्नाट, ये नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। कंसिस्टेंसी गॉन। पहला आलस, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरा किसी को भी करो। तीसरी चीज है रिपोर्टिंग। ये ध्यान रखना, अगर आपको किसी को रिपोर्ट करना है तो आप जबरदस्ती काम करोगे, बट अगर मुझे किसी को रिपोर्ट ही नहीं करना है तो मेरे अंदर वो सीरियसनेस, वो भय रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, मैंने किया तो भी क्या है और नहीं किया तो भी क्या है। बट अगर रिपोर्टिंग करनी है ना, मुझे किसी को अगर बताना है कि यार मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, तो मेरे अंदर वो डर रहेगा कि मैंने आज क्यों नहीं किया। शायद अगर मैंने किसी दिन उस इंसान से झूठ बोला कि देखो मैंने आज ये किया, तो मैं खुद अपने मन में खुद से शिकायत करूंगा, मैंने झूठ क्यों बोला है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट लाइड। तीसरी चीज रिपोर्टिंग। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट द प्रोसेस। Trust the process. You will automatically get result. It's a process, guys. आप में से काफी लोग क्लासेस करने के बाद घर पे जब चले जाएंगे, अपने दोस्तों के कांटेक्ट में आएंगे जिन्होंने कहीं और से क्लासेस की हो, ऑब्वियसली होंगे फ्रेंड्स। आपका मन पता है क्या करेगा? यार
मैं 16 अगस्त से ना सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। देखते ही देखते एक महीना निकल गया, 15 सितंबर आ गया, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब तो ऐसा लग रहा है सब कुछ मैं भूल गया हूं। यार इस टीचर का ना एक फास्ट ट्रैक बैच चालू हो रहा है, मैं काम करता हूं, मैं फास्ट ट्रैक क्लासेस वापस लगा लेता हूं। ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। इससे क्या होगा, आपने फरवरी से अभी तक जितनी भी मेहनत की है ना, वो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कंटेंट भले ही सेम होगा, बट फिर पता है आप शुरुआत जीरो से करोगे वापस, यू विल बिगिन फ्रॉम जीरो अगेन। मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आपने एक रेगुलर बैच ढंग से कर ली ना, उसके बाद आपको कोई क्लास की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का तो अनलिमिटेड वॉच टाइम है, ऑनलाइन वालों का। काफी बार बच्चे कहते हैं सर 1.5 टाइम वॉच टाइम इट इज नॉट सफिशिएंट। अबे तो तूने क्या डूबना है उसमें जाके? क्लासेस कितनी बार देखोगे ऑनेस्टली बताओ? एक बार इनफ है। ये 0.5 ऊपर क्यों देते हैं? दो कारण से मैं आपको समझाता हूं। पहला टेक्निकल रीजंस, और दूसरा कभी आपको कुछ पोर्शन रेफर करना है, री रेफर करना है, उसके लिए। क्लासेस तो एक ही बार देखनी है। अगर आप बार बार क्लासेस ही देखोगे तो 150 पेपर कब सॉल्व करोगे? अच्छा बेटा 150 पेपर सॉल्व करने के लिए आपको उतना रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, उसका टाइम कहां से लेकर आओ अगर आप सिर्फ बैठ के क्लासेस देखोगे तो मैंने जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताया, कोई काउंट कर रहा है कि कौन सा स्टेप मैंने बताया था? आल फोर्थ। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, व्हाट वाज दैट? आई थिंक इट वाज फोर्थ। ट्रस्ट द प्रोसेस वाज नंबर 4। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट फॉल प्रे ऑफ एनी क्लासेस, और अगेन आई एम टेलिंग यू मेंटरशिप सेशंस। भैया जी मार्केट में मैंने देखा है, हमको अप्रोच करते हैं लोग, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, कि सर हम, आपको पता है 20,000 रुपया लेते हैं मेंटरशिप का, 10-10 हजार, 20-20 हजार मेंटरशिप का। और मेंटरशिप में सिर्फ क्या, आपसे बातें करें, कैसा फील कर रहे हो, क्या कैसे चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है। अब ये क्या है, लिटरली ये क्या है? डोंट फॉल प्रे ऑफ ऑल दिस। आई एम टेलिंग यू, यू हैव ऑलरेडी गॉट द बेस्ट कंटेंट विद यू गाइस। अगस्त के बाद भी जो आपके बैकअप्स है वो सितंबर तक, कब तक वैलिड है? सितंबर अक्टूबर तक, कब तक तो वैलिड है ना। टारगेट सेट करना है कि उसके बाद तो क्लासेस देखनी नहीं हमें। भाई क्लासेस ही देखते रहोगे। अथर्व ने कल के सेशन में बताया कितने रजिस्टर्स भरे, उसको याद है किसी को? 9 रजिस्टर्स भरे उसने, सेल्फ स्टडी और टेस्ट दे दे के 9 रजिस्टर्स। सर उतने तो हमारे क्लासेस के भी नहीं भरे होंगे टोटल। देखो अगर किसी का कोई रिजल्ट है, मैंने कल सेशन में क्या कहा था कि एक विनिंग एज होता है सबके पास, वो विनिंग एज ही तो हमें समझना है। बाकी तो जो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है वो तो हम सब जने करते हैं ना, तभी तो हम सीए स्टूडेंट कहलाते हैं, नहीं तो हम ड्रॉप हो जाते हैं। आपकी क्लास में भी आपने देखा कुछ लोग आए थे, चले गए, हिस्ट्री बन गए, दिखते ही नहीं है। अब वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं पता नहीं, पर वो तो दिखते नहीं है। और ऑनलाइन में तो नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो आप एक सिंपल सी चीज समझिए, एक सिंपल सा थॉट देखिए कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे मेरी क्लासेस करनी है और मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम है, मुझे सेल्फ स्टडी करना ही करना है। अगर लगता है कि मैं घर जाकर बहक जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, स्टे इन इंदौर, ट्रस्ट मी, स्टे इन इंदौर। सर जैसे क्लासेस का रूटीन चलता था वैसे ही मैं लाइब्रेरी का रूटीन फॉलो करूंगा। मेरा अभी भी रूटीन वही है सर, क्लासेस बंद हो गई है कोई नहीं है, मैं आपको यहीं मिलूंगा, हमारा ऑफिस बंद नहीं हो रहा है। कल कुछ लोग आके पूछ रहे थे कहां मिलूं, मैं यहीं मिलूंगा आपसे, मैं आपसे यहीं मिलूंगा। और मैं अभी बता रहा हूं, मैं मार्च तक तो इंदौर में हुई हूं, उसके आगे का नहीं पता, बट अभी तो मार्च तक मैं यहां हुई। कितना बड़ा शहर है भाई, कभी भी मिलने का मन रहा है फोन कर देना, चल जाएंगे, मिल लेंगे कहीं पे भी, क्या फर्क पड़ता है। मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ना एकाग्रता कहीं जा रहा है, ना ये ऑफिस कहीं जा रहा है, ना मैं कहीं जा रहा हूं। हाँ डिफरेंस ये होगा, यहां जहां बच्चे बैठे यहां स्टाफ बैठेगा, डिफरेंस ये होगा, दैट्स ओनली डिफरेंस। हम तो यही हैं भाई।
कभी कभी आकर से वैसे हाथ हिला दिया, और शुक्ला जी कैसे, हाँ शुक्ला जी सर बढ़िया, बढ़िया चल रहा, हो गया खत्म। पर वो दिल से निकलना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, वो दिल से निकलना चाहिए। मैं भाई को देखता हूँ, रोज मिलता है ये शालिनी के पीछे जो बैठा है, भाई मैं दिल से बता रहा हूँ, ये जब भी मुझसे मिलता है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये पाँव पड़ता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई पाँव पड़ता है, पर ये जैसे बात करता है ना, उसकी बात से देखकर लगता है कि भाई कितना 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 ऑनेस्टली वो रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है, एकदम सच्चाई है, एकदम दिल से उसके प्यार निकलता है, वो चीज है। वो बंदा मेरे पास आया और बोला सर मेरा मन नहीं है घर जाने का, मैं नहीं जाऊंगा। सबका अपना अपना कनेक्शन है, तो ये चीज ध्यान रखनी। चौथी चीज, ट्रस्ट द प्रोसेस। पांचवी चीज, यू नीड अ सराउंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मैं इस चीज का भुगत भोगी हूं। सीए फाइनल के समय एग्जाम के पहले मैं अमरावती गया था, 2 थैले बैग भर के किताबें लेके, और 1 महीने में मैं वापस पुणे आ गया, क्योंकि मेरा सराउंडिंग बदल गया। जिस समय मुझे और इंटेंस सराउंडिंग की जरूरत है, उस समय मैं रिलैक्स सराउंडिंग में जा रहा हूं, और ट्रस्ट मी, घर का सराउंडिंग बहुत रिलैक्स्ड होता है। यू विल एग्री टू मी, यू विल एग्री विद मी। यहां पर आप लोग दोपहर में बैठते हैं, एसी नहीं चलता है, उसके अपने अलग रीजन है, ठीक है, एसी नहीं चलता है, थोड़ा डिस्कंफर्ट होता है। इमेजिन करो घर में हो, मम्मी पापा ये डिस्कंफर्ट होने देंगे? फिर पता है क्या होगा, नींद आएगी। ये डिस्कंफर्ट होना चाहिए। मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब तक बम में पेन नहीं होगा, लाइफ में बिल्कुल गेन नहीं होगा, ये मान के चलो। श्रीवर्धन की जैसी सीढ़ियां है ना, मैं ऐसी सीढ़ियों में सोसाइटी की लाइट्स में बैठकर न्यूज़पेपर बिछाकर उस पे पढ़ता था। नेचुरल हवा चल गई तो चल गई, नहीं तो पसीने टपक रहे हैं। ट्रस्ट मी, आज भी उस एक एक पसीने की बूंद के वजह से मैं यहां पर हूं, जहां पर भी मैं हूं, जहां पर भी मैं। अच्छा है, टपकने दो, ये स्ट्रगल यही मिलेगा, घर पे नहीं मिलेगा। यहां रहोगे 10 स्ट्रगल होंगे, खाने पीने का स्ट्रगल रहेगा, हर चीज में रहेगा। अच्छा एक और चीज बताऊं, देखो रितिका ने भी यहां लिखा, ये बात बहुत सही है बेटा, आपके ना इस सिचुएशन को कभी कभी माँ बाप भी नहीं समझ पाएंगे, और फिर घर पे लड़ाई होगी, घर पे माहौल खराब होगा, ये मान के चलना। कुछ लोगों ने फेस किया होगा, घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे अभी तू क्या दिन भर पढ़ता ही रहता है ना, थोड़ा तो काम कर लिया कर, कभी थोड़ा तो दुकान पे आके बैठ जाया कर, थोड़ा तो हाथ बढ़ा दिया कर, लेकिन हम नहीं। अब आप सोचो, चलिए हफ्ते में पहले 6 दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था, आज 7वें दिन जब पढ़ने का मन है, तब पापा ने कहा बेटा 2 घंटा दुकान पे आके बैठ। हम मना कर देते हैं, क्या होता है उससे, माहौल खराब हो जाता है। आपको अफेक्ट नहीं करता ही, बहुत अफेक्ट करता है, बहुत अफेक्ट करता है। तो मैं ये चीजें समझाना चाहूंगा कि आपको ना बहुत बहुत केयरफुली ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अब एकाग्रता की तरफ से तो आपको रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक प्राइज अनाउंस किया था, याद है आपको कितना अनाउंस किया था, 1 लाख रुपीस, ठीक है। मैं आज वापस अनाउंसमेंट करता हूं, अड्डा तो नहीं देगा, क्योंकि कल भी हमारा डिस्कशन हो रहा था मार्केट में बहुत सारे रैंकर्स खरीदे जा रहे हैं, तो अड्डा ने भी क्लियर कहा कैंशुल वी आर नॉट ऑफ द ओपिनियन टू बाय द रैंकर्स। मैंने कहा आप खरीदोगे तो मैं आज टर्मिनेट कर दूंगा, मैं भी ये चीज में एग्रीड नहीं हूं। मैं आज आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अंशुल अग्रवाल इंडिविजुअल आपको 1 लाख रुपए देगा, एकाग्रता से तो नहीं जाएगा, पर अंशुल अग्रवाल इंडिविजुअली आपको 1 लाख रुपए देगा। मैं खरीद नहीं रहा हूं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं आपको आज कि आप रिजल्ट ला कर दिखाओ, आप पढ़ के दिखाओ। एंड ट्रस्ट मी, 1 लाख रुपीज इज अ लॉट, इट इज अ लॉट। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अपने फाउंडेशन के रिजल्ट के बेसिस पे खुद को जज मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, खुद को जज मत करना। आपका पास्ट जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रेजेंट मैटर करेगा, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्लीज खुद को बहुत ध्यान से रखिएगा, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा, बट अगर कभी आपके पास कोई नहीं रहा ना, तो मैं हूं आपके पास, आई एम देयर। थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा, पर रिप्लाई जरूर मिलेगा।
इतना चीज मैं कहना चाहता हूं। आई एम देयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन हेडिंग, चैप्टर नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्ट। और एज ऑलवेज द फर्स्ट पेज ऑफ रजिस्टर इज सेल्फ एनालिसिस पेज। डन ऑल ऑफ यू? चलिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको हम अभी चालू करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा है, जिसका सबसे पहला एलिमेंट होता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल मतलब जिसका टेंजिबल इफेक्ट होता है, जैसे किसी ने किसी को दिया था ये फूल, टेंजिबल है, देख सकते हैं, मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है, बढ़िया, इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है ओवरहेड्स में। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड एलिमेंट, डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर से बनता है एम्प्लॉय कॉस्ट। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको जवाब दे देता हूं। जो रैंकर्स होते हैं वो सिर्फ दिल्ली मुंबई इधर से ही क्यों आते हैं? वो बिलोंग नेसेसरीली दिल्ली मुंबई से नहीं करते हैं, वो पढ़ने के लिए वहां पे जाते हैं। फर्स्ट थिंग, मतलब उन्होंने अपना घर छोड़ा है। सेकेंड थिंग, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, बट अगर आप 10 रैंकर्स का एनालिसिस करोगे ना, तो 8 रैंकर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स होते हैं, लाइव नहीं देखते। विराट कहेगा सर कल से क्लास बंद, वैसे भी नहीं आता, वैसे भी माना। विराट बोले सर कल से बस ऑफलाइन में भी ऑफलाइन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसका रीजन बताता हूं। आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं इसको एड्रेस नहीं करना चाहता था जानबूझ के, बट क्योंकि आपने पूछा, हम लोग कल 3 घंटा बैठे थे रात को सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। हम लोग टीचर्स बहुत टाइम बैठते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं। रैंकर्स को पता है ये सब फालतूगिरी से फर्क नहीं पड़ता है। एक बार वापस बता दो, प्लीज रिपीट। अच्छा, कल क्लास कितने बजे होगी, कल क्लास क्यों नहीं हुई, एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दो। ये कैसे आया, टेस्ट कब होगी? नहीं, मैं आपको बताता हूं। रैंकर वाला बच्चा जो होता है ना, वो कैसा होता है, वो डिटरमिन्ड होता है, मुझे क्या करना है। मैंने आज सुबह एक मूवी देखना चालू किया, पूरी नहीं किया, श्रीकांत। माइंड ब्लोइंग। मेरा तो ऐसा मन हुआ क्लास को बुट्टी मारू, श्रीकांत कंप्लीट करूँ आज में। फिर मैं क्या, नहीं छोड़ो। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। बंदा डिटरमिन्ड था। वैसे ही रैंकर जो बच्चा होता है ना, देखो उसको नहीं पता है कि वो रैंक लाने वाला है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। उसको सिर्फ ये पता है कि मैं डिटरमिन्ड हूं, मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है। पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंटेंट। काफी रैंकर्स तो जानबूझ के लाइव क्लास नहीं देखते हैं, बिकॉज डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। उनको पता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा चैट्स करने के लिए। हर कोई अथर तापड़िया नहीं है, अथर तापड़िया पूरी क्लासेस लाइव देखता था। अच्छा, आपको मैं और एक फैक्ट बता दूं, कॉस्टिंग के अंदर एक समय ऐसा आया था जब अथर को लगा कि लाइव क्लासेस मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसने पता है क्या चालू किया, सेम डे की क्लास सेम डे रिकॉर्डेड देखता था, बैकलॉग नहीं रखता था। जैसे मेरा तो हमेशा से टाइम, मतलब अनअकैडमी के समय भी, उसके पहले जावरेज में भी टाइम 8 बजे का ही था, फिक्स था। मेरी कुंडली में ही आके बैठा ये टाइम 8 बजे का। अथर्व तापड़िया आज की 8 से 10 की क्लास को आज ही 8 से 10 शाम को खत्म कर लेता था। रिकॉर्डेड जानबूझ के देखता था, क्योंकि लाइव डिस्टर्ब करता था। लाइव वाला जो बच्चा है ना, पहली बात, मेरिट वाला बच्चा, उसको पता नहीं है कि वो मेरिट आएगा, कुछ ही को पता है, बाकी को पता नहीं है। पर उसको ये पता है कि मैं डिटरमिन्ड हूं, मुझे क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। मुझे कंटेंट समझ में आ गया, फिर आगे का उसका एक्शन प्लान उसके माइंड में फिक्स है। उसके माइंड में फिक्स है मुझे किसको ट्रस्ट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, डिटरमिन्ड बच्चा डाइसी नहीं होता है। मेरे को ये टीचर, अब जैसे आपने मेरे मुंह से हमेशा जावरे सर का ही नाम सुना है, किसी और टीचर का सुना है? तो क्या मेरे को कभी किसी ने पढ़ाया नहीं क्या? पढ़ाया।
मैंने क्यों हमेशा पर क्यों ही जावरे सर का ही क्यों नाम निकलता है? बिकॉज मैंने उस एक इंसान पे ट्रस्ट कर लिया। कहते हैं ना, मतलब तन मन धन सब उनको दे दिया, अब जो चाहिए भैया तुम बताओ, जैसा तुम बताओ वैसा कर लेंगे, जैसा तुम बताओ वैसा कर लेंगे। 5 सितंबर टीचर्स डे होता है, 10 सितंबर जावरे सर का बर्थडे होता है। मेरे को अभी भी याद है, उनके घर के बाहर सुबह 5 बजे मैं जाके खड़ा हो जाता था बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि मेरे को शेड्यूल पता था कि सर एग्जैक्टली 5 बज के 1 मिनट पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। एंड यू नो हाउ आई वॉज विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे वॉज, मैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे निकलता था, 5 बजे उनके घर के बाहर जाके खड़ा होता था। मेरी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स हैं और हर एक का सम्मान है, हर एक के लिए दिल में जगह भी, सीए डे पे हर एक को विश किया मैंने। लेकिन जावरे सर क्यों? क्योंकि मैंने, देखो मैं 10 लोगों को फॉलो नहीं कर सकता, मेरी आइडियोलॉजी निशान सर की आइडियोलॉजी जरूरी नहीं है हर चीज पे मैच हो, टेल मी। बट इसका मतलब ये थोड़ी हम दुश्मन बन गए, पर आपके लिए तो वो सही नहीं है ना। आप मल्टीपल लोगों की आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हो क्या? दंगल मूवी देखिए, इनिशियली कोच कौन थे? उनके खुद के पापा, लेकिन जब नेशनल में आए तो पापा की कोचिंग काम आई गया, कोच तो बदलना पड़ा, पापा को आउट होना पड़ा, नेशनल कोच को इन होना पड़ा। आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, मूवी में देखा हमने, वो करना पड़ा ना। MS धोनी मूवी देखी है, शुरुआत में उसको कोच कर रहे थे उनके स्कूल के कोच, फिर जब वो नेशनल पे पहुंचे तो स्कूल के कोच साथ में गए क्या? नहीं गए, पर उनकी आइडियोलॉजी तो साथ में गई। यस और नो? तो आपको यह समझना पड़ेगा, जो रैंक लाने वाला बच्चा होता है वो डिटरमिन्ड होता है, मुझे क्या करना है, मुझे कंटेंट चाहिए, उसके लिए कंटेंट वन ऑफ द स्ट्रीम होता है, कोर नहीं होता है। बाकी लोगों के लिए कंटेंट कोर बन जाता है, मतलब बैसाखी, कोर मतलब बैसाखी, वो किसी को बैसाखी बनने नहीं देता है, उसका बहुत फिक्स्ड है, मुझे ये करना है। मैं भी बता रहा हूं, मेरे खिलाफ कितनी भी हेट आ जाए और मेरे को पता है इंड्यूस्ड है। मेरे को आज सुबह निशान सर ने एक ही चीज बोली, अंशुल सर आज दिन में 10 बार आप एक चीज दोहराओगे, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। मैंने आज 2 बार दोहरा दिया, एक तो फोन पे और अभी दूसरी बार। मेरे को होमवर्क दिया 10 बार दोहराओगे और मैं दोहराऊंगा। मैं डिटरमिन्ड हूं, मैं कमिटेड हूं, और समय सबको जवाब देगा, एक्सप्लेन करेगा कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है। मैं आज अगर चाहूं सबको एक्सप्लेन करूं बैठ के तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो रैंक वाला बच्चा डिटरमिन्ड होता है कि उसको करने का, वो करेगा। रैंक वाले बच्चे को पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे कितनी टेस्ट देनी है, मुझे क्या करना है, वो मैं करूंगा। और इन सब के लिए उसके पास एक मेंटोर होता है जिसको उसने चुना होता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो कोई भी हो सकता है। एक मेंटोर जो ब्लाइंडली, जिस पे ब्लाइंडली वो ट्रस्ट कर सकता है, उसको पता है कि वो उसका गलत नहीं होने देगा। यू नीड टू सेलेक्ट दैट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 80% ऑफ द रैंकर्स आर रिकॉर्डेड क्लास स्टूडेंट्स। गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। और किसी का कोई सवाल है? बिफोर वी स्टार्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, आई कैन टेक अप द क्वेश्चन। इट्स गुड दैट यू थॉट दैट वे, आई एम रियली वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और ये कभी मत समझना कि रैंकर दिल्ली मुंबई में कहीं होगा, रैंकर हम में से भी कहीं हो सकता है, समझे आप? और मैं तो बिहार को लेके हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो मेहनत करने की क्षमता, मैं नो ऑफेंस टू अदर स्टेट स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं बिहार के लोगों के पास कुछ खोने को है ही नहीं। अबे पटना में मेन रेलवे स्टेशन के सामने चाणक्य होटल है, वहां मैं रुका था, मेन शहर है, हाईवे पे रात को 9 बजे लोग सोए थे हाईवे पे। मैंने इतनी गरीबी किसी स्टेट में नहीं देखी है। और वहां लाइट नहीं थी, किसी भी गाड़ी के लिए आसान है उसके ऊपर से निकल जाना। मैं शॉक हो गया था वो देखकर, इतनी गरीबी, और कैपिटल ऑफ द स्टेट, मेन एरिया ऑफ द स्टेट, और मैं देखकर हैरान हो गया। लेकिन पता है, जब मैं बात करता हूं ना बिहार के लोगों से, मेरे को एक चीज समझ में आई है, उन लोगों के अंदर जो डेडिकेशन है ना, जो कमिटमेंट है हार्डवर्क करने का। तो कहते हैं ना, भगवान कुछ नहीं देता है तो कुछ देता भी है। तो ये कभी मत समझना, और ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है भाई, ये अपने अंदर है ना। कुछ लोग कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते वही देश में, वही जिंदगी में कुछ करते हैं, तो क्या माँ बाप को निकाल दूं मैं उसके लिए? कुछ ना होना से कुछ होता है। तो एक बार सोचो, अगर सब कुछ है तो कितना कुछ हो सकता है, ये तो सोचो ना एक बार। एनी क्वेश्चंस, एनीवन?
आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कोशिश आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ना आंसर मिलेगा और क्या है। मेरे को खुद को पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं एक्चुअली बताऊं, मैं हर दिन आखिरी दिन समझ के जी रहा हूं। हाँ, मेरा व्हाट्सएप 4 जन एक्सेस करते हैं, 1 2 3 4 जन एक्सेस करते हैं पैरेलली। अभी भी मैं क्लास में बैठा हूं, मेरे मैसेजेस सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आई लव यू अगर तो बिल्कुल भी मत भेजना, मेरे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी कोई भी मैसेज करोगे मुझ तक पहुंच जाएगा, अदरवाइज जैसे मैंने कहा ऑफिस में अगर आप आते हो, ऐसे ऐसे 4 बार कोशिश करोगे तो मिल जाऊंगा ना यार मैं। मतलब मैं क्यों बस आप अभी देख रहे हो, अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना, बहुत ज्यादा मीटिंग्स चल रही है। और मंडे से मैं मेरा टाइम टेबल बता देता हूँ, 8 बजे से 10 बजे तक सुबह आप लोगों के साथ, 11:30 बजे से 12:30 बजे फाउंडेशन की क्लास है, 2 बजे से 4 बजे वी आर स्टार्टिंग विद द फास्ट ट्रैक बैच फॉर सी इंटरमीडिएट September 24 एडवांस्ड अकाउंटिंग, और शाम को 8 बजे से 9 बजे यूट्यूब पे वार्म अप बैच फॉर सी इंटरमीडिएट। ये मेरा टीचिंग रूटीन है दिस मंडे ऑनवर्ड्स। जो मैंने पिछले 6 महीनों में इतने एग्रेसिव रूटीन फॉलो नहीं किया, द बिगेस्ट चेंज आफ्टर अड्डा इज आई एम फॉलोइंग दिस रूटीन, और मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, सभी जने कर रहे हैं। सर ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है? सबसे पहले इलाज है आयुष अग्रवाल, उसका डिटॉक्सिंग। डिटॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? सब चीजों से दूर हो जाना, जो आपके माइंड में टॉक्सिन्स भरे हैं उसको दूर करो। तो ओवर थिंकिंग तब तक होगी जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे। जिस मोमेंट पे प्लानिंग दिमाग में घुसी, ओवर थिंकिंग बाहर निकल जाएगी। ये बहुत सिंपल आंसर। और कोई सवाल? अब ये सवाल ही नहीं है, बहुत डिटरमिन्ड हो। सबसे पहले मैं, प्रिया का सवाल है कि सर हमारा क्लास खत्म होता है उसके बाद हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं? Why don't you do one thing, guys? Why don't you make a plan for yourself today? Think about it. Instead of you asking me to make a plan for you, why don't you sit and make a plan for yourself today? Make a plan which is executable plan. That's important. सूरज पैंट का क्वेश्चन है, सर जी ऑनलाइन वाले तो अकेले हैं, वो कैसे अपने सराउंडिंग ठीक करें? अबे तू कौन से अकेलेपन दूर करने की बात कर रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप किसी अच्छे रास्ते पे निकलते हैं सूरज पैंट, तो आपको अकेले ही निकलना पड़ता है। नो वन इज विद यू, ये ध्यान रखना है। सो मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूं। थिंक अबाउट इट गाइस। कुमकुम की जो प्रॉब्लम है वो आयुष से अलग होगी, आयुष की खुशी की सेम होगी, बट हर एक की प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रताप की प्रॉब्लम अलग है, ये मैडम अपनी नींद से ही जूझ रही है। लोग नींद आने की टैबलेट खाते होंगे, नींद ना आने की टैबलेट्स खाएगी। आप समझ रहे हो, हर एक की प्रॉब्लम यूनिक है कि नहीं? तो हाउ देयर कैन बी वन सॉल्यूशन टू एवरीवन्स प्रॉब्लम? यू आर राइट, प्लान्स बनाते हैं, प्लान्स टिकते नहीं है, तो बनाओ ही ऐसे के टिके। शुरुआत मैंने क्या कहा? कंसिस्टेंसी। बेटा शुरुआत करना है 3 घंटे की सेल्फ स्टडी से, कि मैं उसको 1 हफ्ता मेंटेन रखूं, फिर 3 का 4 करो, फिर 4 का 6 करो। पहले ही दिन से मार लिया भाई 8 घंटे बैठेंगे हम लोग रेगुलर, बोलिया मशीनरी हैंग हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। आपके बैकलॉग्स कितने हैं मुझे नहीं पता, आपका स्टेट ऑफ स्टडी क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मुझे नहीं पता। कल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे 500 रुपए अनाउंस किया था मैंने, कौन टाइटल बताएगा? एक जने में हिम्मत नहीं हुई बताने की। जामुन तो बोलता मैंने किताबों को हाथ ही नहीं लगाया क्लासेस के बाद। अब उसकी जो ये दुर्गति है, जरूरी थोड़ी है सबकी हो, करेक्ट? तो देयर कैन नॉट बी वन प्रॉब्लम टू एवरी सोल्यूशन। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। अरे सिंपल है, एक चार्ट पेपर लेकर बैठो, 4 क्वाड्रेंट्स बनाओ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट में, पढ़ाई में मेरे को बैक प्रॉब्लम है, किसी ने लिखा सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जो भी है वो लिखो वहां पर। सर कभी कभी लो फील होता है, अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया तो प्लीज एडवाइस। अ लिटिल पुश इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट कर रहे हो आप, ठीक है?
अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सॉल्व करना चालू कर देते हो, फॉर्मूला बना दिया, रूट बना दिया, 2 लिख दिया, ए समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है। सिंपल है, अपनी बुक ओपन करो, हल्का सा रेफर कर लो, वो एक हल्का सा पुश लग गया ना, फिर आगे निकल जाओगे। तो दैट लिटिल पुश इज रिक्वायर्ड। How to be consistent in life when we had a bad situation in life? The bad situations definitely becomes a speed breaker in your life. You have no chance, but you have to slow down your vehicle on speed breakers. Consistency means you're going at a constant speed, but you cannot go at a constant speed when there are speed breakers in the life. You have to reduce your speed, नहीं तो क्या होगा, टायर पंचर हो जाएगा। मेरी सीए फाइनल की एग्जाम थी, मुझे अभी भी याद है, 2 मई 2011, सुबह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, रात को 2 बजे मैं नींद से उठता हूं, पढ़ने की पूरी कोशिश कि आज मेरा पेपर है, मुझे रिवाइज करना है, और एकदम से मम्मी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, और 4 बजे मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, बिकॉज जॉन्डिस और टाइफाइड एक साथ हो गया। सीए फाइनल के पेपर के दिन मेरी पूरी प्लानिंग की वाट लग गई। 4 बजे से हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, एडमिट करवाया, मैं हॉस्पिटल से सेंटर जा रहा हूं, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर मम्मी का ध्यान रख रहे थे, पापा वॉज बिजी इन शॉप, तो भी पापा आ रहे जा रहे थे, वी वर जस्ट, मैं सेंटर से वापस हॉस्पिटल में बैठता था, वहीं पे किताबें कैरी करता था, वहीं पे रिवीजन करता था। और आपको पता है मम्मी को डिस्चार्ज कब मिला? मेरे आखिरी पेपर के दिन। कभी कभी लगता है ना उसने गेम खेला है मेरे साथ। ये आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, करेक्ट। उस दिन मेरे को समझ में आया कि क्योंकि मैंने पहले से पढ़ाई करके रखी थी ना, इसीलिए वो मेरे काम आई है। अगर मैं लास्ट मोमेंट के लिए पढ़ाई पेंडिंग रखता था ना, तो काम नहीं आती थी। मतलब आज आप इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, द सिचुएशन अराउंड यू इज पॉजिटिव, परफेक्ट, कंड्यूसिव, बट कल जब आप पढ़ना चाहेंगे एंड द सिचुएशन अराउंड यू बिकम्स नेगेटिव, तब आप क्या करोगे? कैन यू डू समथिंग दैट टाइम? आंसर इज बिग NO, नो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट दैट टाइम। कल का कभी इंतजार मत करो, आज में जियो, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, किसने? अरे हाँ, आइए। एकाग्रता, जहां चीजें समझ नहीं आ रही है वहां तो वीडियो देखना ही है, क्योंकि उससे जल्दी हो जाएगा। कोई भी कंसेप्ट ले लो, जैसे आज मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, ओवर टाइम का कंसेप्ट, ठीक है। ओवर टाइम में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। अब जब आप खुद से सॉल्व करने बैठे, वो क्लिक नहीं हो रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों लिया। अब अगर आप खुद से समझने जाओगे तो शायद 2 घंटे लगाओ, वीडियो से समझने जाओगे तो आधा घंटा लगाओगे। दैट इज बेटर ना। इसीलिए तो मैं आपको क्या कहता हूं, हर क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर का रेफरेंस लिख के रखो कि ये लेक्चर में ये क्वेश्चन किया है। क्रिटिकल पे तो लिखना ही चाहिए, ताकि बाद में रेफर, इसीलिए तो आपके बैकअप्स दिए ना आपको, आप समझ रहे हो बैकअप्स क्यों दिए? इसी वजह से तो दिए आप, वो एक लिटिल पुश की जरूरत होती है। ऐसे ही फाउंडेशन में आपकी बात से पेपर सॉल्व हुए, अकाउंट्स और लॉ में ब्लैंक आउट हुआ था, बट आपने कहा था रिलैक्स होकर सॉल्व करो, सो थैंक यू सो मच सर। इन ऑनलाइन समटाइम आई ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ नो टू whom I can share about my study and discuss problems. Also, no contact with any online student, so please solve this, sir. प्रगति, किसी के साथ टच में रहते हैं या नहीं रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं नहीं रहते हैं, ये हमसे ज्यादा आप लोगों पे डिपेंड करता है। और कोई सवाल? उनके सवाल मत पढ़ो, आपके सवाल है तो सिंपल है। हाँ। हाँ, वो तो सबको पता है आपके बहुत प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। अच्छा, टिकटॉक छोड़ू के नहीं, बताइए।
सिंपल है, जिसको अभी भी कॉस्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आया, आज का 32 नंबर का लेक्चर है। पहली बात, आपको अभी तक मैंने कॉस्टिंग के एडिशनल क्वेश्चंस दिए ही नहीं है, इसी कारण से नहीं दिए। जिसको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, स्टिक टू ट्रिपल ए बुक ओनली, जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ओनली उसको रीसॉल्व करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 3 बार आपने ये बुक सॉल्व कर ली ना, सिर्फ ये बुक, आपको मिनिमम 80 मार्क्स कॉस्टिंग में मिल जाएंगे। और जहां पर आप अटक गए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एडवांस क्वेश्चन में अटक गई, वहां पर अपना रजिस्टर ओपन करो, उतना से रेफर कर लो कि ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ है, और फिर आगे सॉल्व करो। पर जितना मैं देख पा रहा हूं ना, आप कॉस्टिंग में इनकंसिस्टेंट बहुत हो गए। यू विल हैव टू ओवरकम इट बेटा, उसको ओवरकम करना होगा। चलो बाद में करते हैं उस पर डिस्कशन। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के भी ऐसे जो भी सवाल है, मैं संडे को आप लोगों के लिए 1 घंटे का सिर्फ कॉलिंग सेशन रख लूंगा। संडे मतलब कब है? परसों। आप लोगों के लिए 1 घंटे का कॉलिंग सेशन रख लूंगा ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। डोंट फील दैट सर आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं एंड देन विल स्टार्ट। हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, मतलब ब्रो वाला भाई, राइट। आता है ना भाई, आता है भाई। मिलते हैं ना आप यहाँ से हमसे डायरेक्टली, चिंता मत करो, मैसेज पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, दुकान खोलिए। अमेजिंग। ये चैप्टर का पहले नाम था लेबर कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर इंक्लूड्स इवन द टॉप मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का सीईओ भी जो होगा ना, वो भी लेबर की डेफिनेशन में आएगा। तो सबको सुनने में थोड़ा चीप लगा, इसलिए चैप्टर का नाम चेंज कर दिया आईसीआई ने, एंड इट इज नाउ एम्प्लॉई कॉस्ट। तो आपको याद है कॉस्ट मैट्रिक्स में हमने मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट लिखा था, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हर एक इंसान लेबर है। जरूरी नहीं है कि उसने लुंगी ही पहनना चाहिए, टाई पहना हुआ इंसान भी यहां पर लेबर ही होता है। अब मटेरियल कॉस्ट टॉपिक को थोड़ा रिकॉल करेंगे। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, याद है? मटेरियल इज समथिंग विच हैज अल्टरनेटिव्स, मटेरियल इज समथिंग विच कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मटेरियल इज समथिंग विच रिक्वायर्स स्पेशल स्टोरेज एंड ऑल दोस थिंग्स। लेबर के अंदर अब हम अगर डिस्कशन करें तो लेबर मटेरियल से कैसे सिमिलर है और अलग है। सिमिलैरिटी ये है कि मटेरियल कॉस्ट की तरह लेबर भी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट कंपोनेंट होता है। डू यू एग्री विद मी? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ग्रेडिंग्स होते हैं। आप जब सीए बनेंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे, तो जब आप देखेंगे कि शुरुआत में आप एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी कम होगी, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, इजंट इट? तो लेबर इज समथिंग जिसमें भी अलग अलग टाइप के ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि अनस्किल्ड लेबर, जैसे कि सेमी स्किल्ड लेबर, और जैसे कि स्किल्ड लेबर। ये तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं। मटेरियल और लेबर में और सिमिलैरिटी है, जैसे कि मैंने कहा कॉस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट एलिमेंट है। स्पेशली आप देखिए, अगर हम आईफोन्स को कंपेयर करते हैं ओप्पो वीवो के साथ, तो मटेरियल कॉस्ट में चलिए स्लाइट डिफरेंस होगा, बट व्हाट मे बी द मेजर डिफरेंस इन द कॉस्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ लेबर। एप्पल अपने टेक्नीशियंस को जो सैलरी पे करता होगा, जरूरी है ओप्पो वीवो उतना ही पे करता हो? अगर उतना पे करता था तो इतना कम प्राइस होता ही नहीं था। चाइना तो जाना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती लेबर चाइना में, इसलिए सारे प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते बनते हैं।
मतलब चाइना तो इस चीज का जीता जागता उदाहरण है कि लेबर कॉस्ट अगर कम होती है तो आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट भी कितनी कम हो सकती है ना। इंपॉर्टेंट। मटेरियल को आप मिस हैंडल कर सकते हो, लेबर को आप मिस हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर मतलब इंसान, और इंसानों में फीलिंग्स होती है। इंसान हंसता भी है, इंसान रोता भी है, इंसान चिढ़ता भी है, चिल्लाता भी है। इंसान में इमोशंस होते हैं। मटेरियल इमोशनलेस है क्योंकि वो नॉन लिविंग बीइंग है। वो एक जगह बड़ा है मटेरियल, क्या बुरा मान जाएगी बॉटल, ऐसो झापड़ मार दूंगा नहीं, आप लोग तो रोज गिराते ही हो बॉटल्स, बुरा मान गई, जा मैं आज अब तेरे को पानी नहीं देती, तूने मेरे को फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दिया। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। पर लेबर के साथ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब दो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कर दो, तुरंत दे विल फील बैड। तो लेबर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी में एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनता है जिसको कहते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एकाग्रता जब छोटा था ना तब मुझे HRM की नीड महसूस नहीं होती थी, पिछले 6 महीनों से तो बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है। छोटी छोटी चीजें, चैलेंजेस हैं। अब मैं फिर से कहूंगा, कोई इंसान सही गलत नहीं होता है, सब अलग होता है, सबका काम। मैं बैंगलोर से ही आया हूं ना, तो शायद मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंदौर के लोग बैंगलोर की तरह काम करेंगे। अब मैं जब यहाँ इतना टाइम रह चुका हूं, मैं 10 लोगों से सुन चुका हूं, भैया इंदौर का आदमी सुबह उठेगा पोहा खाएगा, लंच में वापस पोहा खाएगा, 4 बजे चाय के साथ वापस शेव इंपॉर्टेंट है, जीरावन इंपॉर्टेंट है, शाम को डिनर में वापस पोहा खाएगा। गलत नहीं है, इट्स अलग। आप समझ रहे हो? कोई भी इंसान सही या गलत नहीं है, अलग है। अब तुम्हारे यहां तो लिट्टी चोखा खाते, राजस्थान वाले दाल बाटी खाते, मिर्ची बड़ा खाते, भाई हर जगह का अपना अलग अलग होता है ना। कुछ भी बैंगलोर में, पुणे में, जिस शहर से मैं आता हूं, मैंने अलग कल्चर देखा है। वहां लोग 5, 5:30 बजे उठते हैं और काम पे लगते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता है, तो आई ओवर एक्सपेक्टेड। मुझे पिछले 6 महीनों से ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट की जरूरत इतनी ज्यादा फील होने लगी क्योंकि एकाग्रता के टीम का साइज बढ़ गया। मतलब वी हैड 22 एम्प्लॉइज। अब किसी दिन मेरे को किसी काम की जरूरत पड़ती है, ध्यान से समझना, मैं नॉर्मली आई डोंट डायरेक्टली टॉक टू एम्प्लॉइज। किसी दिन किसी काम की जरूरत पड़ती है, अरे भाई साहब ये नेगेटिव इंसान सलोनी कमरिया, मैं इंदौर को बुरा नहीं समझ रहा हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, प्लीज कमरिया मत हिला। यहाँ पे मैंने क्या कहा? कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता है, अलग होता है। डोंट मिस इंटरप्रीट। नेगेटिविटी अगर तेरे अंदर है तो रिकॉर्डेड देख, लाइव मत आ। अब मेरा पॉइंट समझना, मेरे को जिस दिन जरूरत होती है मैं उसको रीच करता हूं, और आपको पता है उस दिन मेरे को शौक मिलता है, आज वो छुट्टी पे है। अब मेरे दिमाग में सवाल, भाई उसने कब अप्लाई किया छुट्टी के लिए, उसने किसको अप्लाई किया छुट्टी के लिए, उसने कब अप्रूव किया छुट्टी, कैसे अप्रूव, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे माइंड में। फिर पता चलता था हाँ सेल्फ प्रोक्लेम छुट्टी हो गई, आज घर पे रहे, नहीं आने का मन हुआ। कहां गए? आज उज्जैन जा रहे हैं, आज ओमकारेश्वर। इन्होंने सारे तीर्थ करना है 23-24 की उम्र में, काम छोड़ के। इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए काम सबसे बड़ा तीर्थ है। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई सही या गलत नहीं है, सब अलग है। उनको उसमें किक मिलती है, मेरे को नहीं मिलती है, तो उसमें डिफरेंस है। मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत महसूस होने लगी क्योंकि एम्प्लॉइज के इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग पे कंट्रोल नहीं था, क्योंकि एम्प्लॉइज का टर्नओवर हो रहा था। एम्प्लॉइज आ रहे थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, जैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए वैसी ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना, मुझे अब समझ में आ गया, किसी भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जो उस कंपनी को चलाने में मदद करता है। जैसे आपका स्टोर कीपर होता है जो मटेरियल मैनेजमेंट करता है, पढ़ा है ना मटेरियल में हमने, स्टोर कीपर जो एक स्टोर लेजर मेंटेन करता है, लीफो फीफो, ये सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि आपको कब, किस ग्रेड का, किस कैटेगरी का, किस पे स्केल का एम्प्लॉय चाहिए, वो आपको तब अवेलेबल करवाना। Isn't he like a storekeeper? Tell me all of you. Tell me all of you. वो मटेरियल का था, यहाँ पे लेबर का है। तो अभी जब हमारा ये एक्विजिशन हुआ
मैंने पहले ही अड्डा को लंबी लिस्ट दे दी मेरे को कौन कौन चाहिए। अब डेली वो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, डेली उस तरीके के उस कैटेगरी के एम्प्लॉइज को स्क्रीन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है मुझे उस तरीके के एम्प्लॉय ला कर देना। दुबई एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे हिंदुस्तानी रहते हैं। दिवाली इंडिया से ग्रैंड दुबई में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहां पोंगल भी वैसा बनाते हैं, तो लोहरी भी वैसी बनती है, क्योंकि वहां पर कोई पंजाबी साउथ इंडियन नहीं है, वहां सब इंडियन है। वहां पर हल्दीराम की दुकान जो है वो दुकान वाला इसका पूरा फायदा उठाता है, क्योंकि उसकी हर फेस्टिवल पे मिठाई बिकनी है। बट डिफरेंस क्या है, जब बंगाली त्योहार है तो बंगाली मिठाई बिकेगी, पंजाबी त्योहार है तो पंजाबी मिठाई बिकेगी। अब वो सीजन है, अब साल भर क्या वो एक बंगाली हलवाई को दुबई में बैठा के रख सकता है? आंसर इज नो। उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी? तो उसका ह्यूमन रिसोर्स ऐसे प्लान करता है, ऐसे मैनेज करता है कि भाई साहब जब दिवाली आएगी ना तो उसको पता है राजस्थानी घेवर उठेगा, तो राजस्थान से किसी एक हलवाई को बुलाना है महीने भर के लिए, जो फीनी घेवर काजू कतली ये सब बनाए और उसको वो बेचेगा। एक महीने के बाद फिर जय श्री राम। आप पॉइंट समझे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम बहुत क्रिटिकल होता है। आपने ऑडिटिंग पढ़ा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, उसमें से एक स्टैंडर्ड है यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। पढ़ा है आपने कि ऑडिटिंग के अंदर अगर आपको कभी किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप उसका काम यूज कर सकते हो। एक छोटी सी चीज ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आप ऑडिट करो। मैंने आपको बताया था कि मेरी आर्टिकलशिप का सिग्निफिकेंट टाइम गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ टेक्निकल चीजें होती है जो आपको और मुझे समझ में नहीं आती है। सिंपल सी चीजें, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। भैया हम बिल्डिंग देखकर थोड़ी बता सकते कि कितना परसेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो विल आई नॉट यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट इन दैट केस? मैं कंपनी के AS29 के प्रोविजंस कैलकुलेट कर रहा हूं और कंपनी का एक लीगल सूट चल रहा है, मुझे नहीं पता उस सूट का आउटकम क्या होगा। Will I not use work of an expert, an advocate over there? The answer is yes. An actuarial valuation is also using the work of an expert. Similarly, my dear friends, in this case, human resource management is an expert. They know कहां से human resources लाने हैं, कैसे लेके आने हैं, किस रेट पे लेके आने हैं, कैसे इंटरव्यू शेड्यूल करना है, कैसे उनको ऑनबोर्ड करना है, कैसे उनको हायर करना है। मतलब प्रिंसिपली अगर मैं आपसे कहूं तो व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटिंग टू HR, हमें समझना है। एंड आपको मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी फील्ड है। कभी किसी का मन हो CA क्विट करने का तो MBA करके MBA HR अमेजिंग फील्ड, लेकिन गालियां बहुत पड़ती है। HR एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की नजरों में शैतान होता है, उसको इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता। हर एम्प्लॉय चिढ़ता है HR से, क्योंकि HR कंपनी के हित की बात करता है। इसीलिए पहला सवाल, हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्ड। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम 15 नंबर बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, वहां पर हम लेबर बजट बनाएंगे, सीखेंगे हम। मटेरियल का तो बजट बनता जो बनता है, लेबर का भी बजट बनता है कि हमें साल भर में कितने एम्प्लॉइज चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, बिल ऑफ मटेरियल, जो हमने मटेरियल कॉस्टिंग में देखा था, तो बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे हम मटेरियल बजट नहीं बनाते। एक तो कंपनी का एनुअल प्लान बनता है, सेल्स बजट बनता है, और फिर उसको बिल ऑफ मटेरियल के साथ कंपेयर करके हम टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट देखते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हम टोटल लेबर की भी रिक्वायरमेंट देखते हैं। हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम वापस सो रहे हो आप? हाँ, इसके पास कोई ऐसा बैठो 5-5 मिनट में रख दे के रहो, बहुत जरूरी। आप बैठोगे, आप लड़कियों के पास बैठना बहुत पसंद करते हो अंश, अच्छा इसलिए आप हसमुख के पास बैठते हो। इसको देते रहो सिमरन थोड़ी थोड़ी देर से, समझ में आपको? स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर एक साउथ इंडियन अन्ना से कहता हूं हैदराबादी बिरयानी बना के खिलाओ, वो खिलाएगा क्या? वो कुछ भी बना देगा। तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड राइट सेट ऑफ स्किल्स इन द राइट पर्सन टू टॉक। जैसे अभी मेरे यहां पर एकाग्रता में मैंने एक वैकेंसी निकाली है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, प्लीज डोंट अप्लाई। वैकेंसी का नाम है ERM। आपके लिए नया है सीखने के लिए, बट आपको इस प्रोसेस में सीखने को बहुत मिलेगा। ERM का फुल फॉर्म होता है
एजुकेटर रिलेशनशिप मैनेजर। अब ये ईआरएम की मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, फीमेल ही होनी चाहिए। इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूं। एजुकेटर्स से कोऑर्डिनेशन करना, एजुकेटर से कोई भी काम करवाना है, कोई भी चीजें करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करके टू गेट इट एग्जीक्यूटेड। अब आपको पता है फीमेल्स आर वेरी स्मार्ट टू गेट द वर्क। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बात ना ही करें तो बेटर है। आप में फीमेल वाली हरकतें है ही नहीं। ऐसे ही थोड़ी लेडी डॉन कहलाती है ये। आपको पता है ईआरएम जैसे एक छोटी सी चीज है, हमारी 15 तारीख से वार्म अप बैच चालू हो रही है। अब मैंने यूट्यूब शेड्यूलर बनाया, सभी एजुकेटर्स को कहा भाई उसमें टॉपिक डालो ताकि यूट्यूब के इवेंट्स बनेंगे। कल रात तक किसी ने नहीं अपडेट किया। अब देखो यूट्यूब की टीम आज काम कर रही है, कल परसों छुट्टी पे, अब मंडे को लाइव जाना है सबने। अगर टॉपिक्स नहीं भरेंगे तो इवेंट कैसे बनेंगे? अब मैं मेल हूं, मेरी बात क्यों ही सुनेंगे? इसीलिए ईआरएम की पहली क्वालिटी क्या है? फीमेल। मुझे याद है वो बराबर समझाएगी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस हाई होना चाहिए। मेरी पूरी क्वालिफिकेशन में मैं सच बताऊं डिग्री कहीं है ही नहीं, डिग्री इज इररिलेवेंट। मैं सच बताऊं आई एम नॉट अ पर्सन जो डिग्री को ज्यादा फेवर करता है। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो स्किल्स होनी चाहिए। तो व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, मैंने उसकी लिस्ट बना के दे दी है अड्डा में एचआरएम को कि भाई अब तुम इंटरव्यू करते बैठो, फाइनल इंटरव्यू मैं लूंगा, आप लोग इंटरव्यू करते बैठो। मेरा काम बच गया। ऑप्स के बारे में मैंने कहा थी, नहीं तो यहां पे पता है क्या होता था, फर्स्ट लेवल इंटरव्यू भी मैं ही ले रहा हूं, सेकंड भी ले रहा हूं, थर्ड भी ले रहा हूं, उतना 3 बार टाइम जा रहा है। अब क्या हो रहा है, डेली के 2-4 इंटरव्यूज ले रहे हैं, जो मैंने उनको पैरामीटर्स दे दिए, जो उस पैरामीटर पे खरा नहीं उतर रहा है वो बाहर निकल जा रहा है, मेरे को टाइम देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हाउ मच मनी कैन आई स्पेंड ऑन ह्यूमन रिसोर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक कॉस्ट नहीं है आपकी। हमने स्कूल बस का क्वेश्चन किया था सर्विस कॉस्टिंग में, हमने क्या डिस्कस किया कि स्कूल चाहे 10 महीना चले, ड्राइवर कंडक्टर को 12 महीने की सैलरी जाती है, स्कूल टीचर्स को भी 12 महीने की सैलरी जाती है। दोपहर में 3 बजे बैंक बंद हो जाती है, तो क्या बैंक के ऑफिसर 3 बजे घर चले जाते हैं? नहीं, 5-6 बजे तक शटर बंद करके क्लोजिंग का काम करते हैं। बैंक ऑडिट पे जाओगे ना, पता चलेगा व्हाट इज अ क्लोजिंग। वाउचिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा ऑडिटिंग के अंदर आपने। बैंक के डेली के वाउचिंग बुक बनती है जिसको आपको चेक करना पड़ेगा। बैंक के वाउचिंग मतलब कस्टमर जो पैसे जमा करा रहा है, डिपॉजिट स्लिप, कस्टमर जो पैसे निकाल रहा है, विड्रॉ स्लिप, बैंक में एनईएफटी हो रहा है, एनईएफटी स्लिप्स, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कह रहा हूं, बैंक के वॉक इन ट्रांजैक्शन। आपको ये तो पता है बैंक में हर ट्रांजैक्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। 3 बजे बैंकिंग खत्म होने के बाद वो डे क्लोज करते हैं, मतलब बैंक में एक तरीके से डेली इंटरनल ऑडिट होता है, सारे ट्रांजैक्शन वाउचर से मिलाकर चेक किए जाते हैं, और वो वाउचर की एक धागा, बैंक में अभी भी धागा सिस्टम चलता है, धागा बांध के एक बुक बना दी जाती है, ये आज के दिन के सारे वाउचर्स हैं। ये काम 5-6 बजे तक चलता है। और पापा भैया अगर कोई बैंक में तो देख लेना, बेचारे सितंबर में और मार्च में तो बहुत लेट आते हैं घर पे, क्योंकि क्लोजिंग होता है, क्वार्टरली क्लोजिंग होता है, हाफ ईयरली क्लोजिंग होता है। हाउ मच मनी कैन आई स्पेंड ऑन ह्यूमन रिसोर्स, ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसा उसको हमेशा देना है। व्हाट इफ दे लीव, इंपॉर्टेंट, बजा के जाएगा अगर कोई आपको छोड़ के गया तो। मुझसे बेहतर किसको पता होगा ये। एम्प्लॉइज, एक मैंने स्टेटमेंट दिया था मटेरियल कॉस्टिंग में, आपको याद हो तो, कंपनी शुड बी ड्रिवन बाय प्रोसेसेस नॉट बाय पीपल। शायद यही एक रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, वो प्रोसेसेस को स्ट्रांग बनाती है, पर्सन को स्ट्रांग नहीं बनाती है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक चीज शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑनलाइन में भी नाम कोई मत लीजिएगा। कल एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 आया, किसी तो संस्था का था, किसी तो इंस्टीट्यूट का था, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। एक चीज मुझे चुभी, और शायद मेरे बोलने के बाद आपको भी चुभे, वो बच्चे के साथ प्रमोशन किसी टीचर का नहीं हो रहा है,
वो बच्चे के साथ प्रमोशन उस ब्रांड के फाउंडर का ही हो रहा है। जिस टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाया, जिसकी वजह से वो AIR आया, वो तो कहीं स्क्रीन पे ही नहीं आया। पूरा के पूरा प्रमोशन फाउंडर का है। मेरे कई दोस्त वहां हैं और उन्होंने बताया कि वन ऑफ द रीजन ऑफ लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज दिस, क्योंकि आपको वहां रिकॉग्निशन नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा पड़ाव आता है जब लगता है साला पैसा फालतू है, अगर मेरे काम को और मुझे इज्जत नहीं मिल रही है तो कोई मतलब नहीं है। मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और पैसे की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगा आपको? भाई AIR1 क्यों आया? उस ब्रांड के वजह से आया? नहीं, टीचर के वजह से आया। मेरे हिसाब से आपको नहीं लगता वो टीचर को आना चाहिए था? आया सामने? आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस ब्रांड में अलाउड ही नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये हमारा ओपिनियन है, किसी को ये गलत ना लगे, सही गलत नहीं है, अलग है। व्हाट इफ समवन लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन? ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये होता है। और मैं आपको अभी बता दूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंडिया के कोर्ट में टेनेबल ही नहीं है। जैसे आपने सबने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। मुझे एक बात बताओ, नॉन कॉम्पिटेंस क्लॉज स्टैंड करता है क्या कोर्ट में? नॉन कॉम्पिटेंस क्लॉज क्या कहता है कि आप हमारी कंपनी छोड़ने के बाद 6 महीने तक किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते। अरे कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो नॉन कॉम्पिटेंस इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्ट्रेन अ कॉन्ट्रैक्ट? मैं इंडियन आइडल में था, मुझे अभी भी याद है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, मैंने साइन किया था कि आप कहीं पब्लिकली जाकर नहीं बोलेंगे कि आप इंडियन आइडल में हैं। इजंट इट एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस। अरे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज होते हैं, मैं आपको मेरे, क्योंकि केस चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे लॉ के नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूं, 50-60% क्लॉजेस आर नॉट टेनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आज आपको पता है इंडिया में कंपनीज ने ना चाहते हुए एक रूल लागू किया है कि प्रेगनेंसी के केस में किसी भी फीमेल को और मेल को, मतलब जो उनके पति है लीगल, उनको 182 डेज की पेड लीव देंगे। ये रूल है इंडिया में। और पेड लीव है 182 दिन, मतलब 6 महीने। 6 महीने की छुट्टी मिलती है टू द प्रेग्नेंट लेडी एंड हस्बैंड ऑल्सो। कैन यू बिलीव? कौन सी कंपनी चाहेगी किसी एम्प्लॉय को 6 महीने की सैलरी फ्री में देना? कोई चाहेगी क्या? पर इंडिया में लॉ है, उस पर देना पड़ेगा। एक कंपनी एम्प्लॉय को हायर करने से लेकर उसको ट्रेन करने तक और उसको अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाने तक बहुत खर्चा करती है। आपको क्या लगता है आप सीए बनने के बाद कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो डे 1 से आप उस कंपनी को कमा के देंगे? आंसर है नहीं बेटा। 6 महीने का समय लगता है ब्रेक इवन करने में। कंपनी डे 1 से आपको सैलरी पे करेगी, बट आपको काम करना थोड़ी आएगा डे 1 से। आपके पास नॉलेज है पर उस कंपनी की अंडरस्टैंडिंग है नहीं है। हर कंपनी की प्रोसेस अलग है, हर कंपनी की एक ऑपरेशंस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, हायरार्की होती है, क्लाइंट बेस होता है। इसको समझने में टाइम लगेगा। तभी तो कंपनी ये इंडक्शन प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि आप एक्वेंटेड हो जाए कंपनी के सिस्टम से। 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं आप काम करना चालू करते हैं, मतलब आपका रिकवरी स्टार्ट होता है। और इट इज ओनली आफ्टर अ ईयर वेयर यू एक्चुअली अर्न। मैं बहुत प्राउडली कहना चाहता हूं कि एवरी सिंगल एम्प्लॉय ऑफ एकाग्रता हु हैज नाउ गॉन ऑन द पेरोल ऑफ अड्डा is covered from 1st जुलाई अंडर मेडिकल इंश्योरेंस, जो हम एकाग्रता में नहीं करवा पाए। आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट इट, बट मेडिकल इंश्योरेंस इज अ मस्ट इन टूडेज लाइफ। यू गो टू हॉस्पिटल, भाई अभी करवाए ना सर्जरी, कितने का बिल बना? 1 लाख रुपए का उसका सर्जरी हुआ है, 1 लाख रुपए का बिल बना। आजकल आप कहीं पे भी चले जाओ हॉस्पिटल में 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए तो ऐसा निकलता है कि आप सोच नहीं सकते हो। मेरा ACL का सर्जरी करवाया था अपोलो हॉस्पिटल बैंगलोर में, 4 लाख रुपए का बिल बना था, 4 लाख रुपीस। डोंट यू थिंक सो? आपकी पूरी सेविंग की वाट लग सकती है।
मेडिकल इंश्योरेंस हेल्प्स यू। अब एक एम्प्लॉय जो 15-20 हजार 22 हजार 25 हजार रुपए महीना कमाता है, आपको नहीं लगता अगर उसका मेडिकल का बिल 50 हजार रुपए आया तो उसकी तो 2 महीने की इनकम चली गई? और मैं इन हैंड सैलरी कहूं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो 3 महीने की इनकम चली गई। आई एम वेरी हैप्पी कि 1 जुलाई से मेरे सारे एम्प्लॉइज मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट प्लान जो मैं यहां पर करना चाहता था एकाग्रता में, लेकिन मुझे करने में 6-8 महीने या साल भर और लग जाता था, क्योंकि उनके भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जो मैं नहीं कंप्लाई कर पाता। जब एक एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होता है, ट्रस्ट मी, ही इज वेलकम्ड। कंपनी उसका सैलरी बैंक अकाउंट ओपन करवाती है। आप सबको पता है व्हाट इज द मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बैंक। आपको बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, नहीं तो चार्जेस डिडक्ट होते हैं। देयर आर ओनली 2 एक्सेप्शंस टू इट, वन इज सैलरी अकाउंट, अनदर इज स्टूडेंट्स अकाउंट। ये 2 ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये बैंक्स एनकरेज नहीं करती है। आप एज ए स्टूडेंट जाएंगे अकाउंट खोलने, राइट है आपका, आरबीआई कहता है, बैंक आपको तकलीफ देगी, इजीली नहीं खोलेगी, क्योंकि उनकी सर्विस कॉस्ट होती है ना ऑन एवरी अकाउंट, और आप जाकर कितना ही पैसा जमा करवाओ। जिस दिन आप एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय बनते हो, पहले दिन पे आपका सैलरी अकाउंट खुलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो बैलेंस। Salary account comes with additional features like accidental insurance. Now this is over and above the medical insurance what I was talking about. It comes with a free credit card. It comes with free demat account. Now imagine this is your day 1 of the job, and it will happen with you if you join Big Four. If you join Big Four for horticulture, this all will happen for you. आपको ज्वाइनिंग किट मिलता है हर एक एम्प्लॉय को, जहां पर आपको कंपनी का बैग मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, आपको अ डायरी, अ पेन, अ कप, अ वाटर बॉटल। यू आर गेटिंग इट ऑन डे 1, एवरी एम्प्लॉय ऑन डे 1 इटसेल्फ। इमेजिन कीजिए, कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है। नॉर्मली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हिल स्टेशन पे ऑर्गेनाइज होते हैं। बड़े बड़े कंपनी के ट्रेनिंग सेशन जो है लोनावला में है, मैसूर में है, ऊटी में है, देहरादून में बने हुए हैं, मसूरी में बने हुए हैं। क्यों बने? क्योंकि माहौल जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। कंपनी अपने खर्चे पे लोगों को फ्लाइट से वहां पर भेजती है, वहां ठहराती है, 5 स्टार फैसिलिटीज होती है वहां, खाना, रहना, पार्टी, एंजॉय कीजिए, सब कुछ। महीना महीना भर ट्रेनिंग चलता है। दिन में 4-6 घंटे बैठ के प्रेजेंटेशंस देखना पड़ता है, प्रेजेंटेशंस देना पड़ता है, टीम गेम्स होते हैं, मैनेजमेंट गेम्स होते हैं। कंपनी आपको इतना ट्रेन करती है। काफी लोगों को तो पता भी नहीं होता कपड़े कैसे पहनते हैं। कंपनी उनको वहां तक सिखाती है कि आपको कैसे प्रेजेंटेबल होना है। स्पेशली सेल्स लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है, इजंट इट? जो जाकर लोगों से मिलते हैं, इफ दे आर नॉट प्रेजेंटेबल। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आपने देखे डॉक्टर्स के पास आते हैं दवाइयां बेचने के लिए, कितने प्रेजेंटेबल होकर आते हैं। थोड़ी ना मन हुआ जैसे कभी लुंगी और टी शर्ट पहन के आ गए, ऐसा नहीं होता है ना। दे नीड टू बी प्रेजेंटेबल। ये उनको सिखाया जाता है, फिर उनको सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और 6 महीने बाद जब ये एम्प्लॉय काम आने लगता है तब ये कहता है टाटा बाय बाय, मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूं। आपको नहीं लगता ये पूरा खर्चा जो है ये वेस्ट हो गया? क्योंकि अब कंपनी को वापस ये पूरा खर्चा नए एम्प्लॉय पे करना पड़ेगा। फिर वो कंपनी क्या करती है, पुराने एम्प्लॉय से बात करती है, उसको रिटेंशन बोनस देती है कि भैया तुम रुक जाओ। कंपनी सोचती है कि अगर कोई नया एम्प्लॉय हायर करेंगे तो हायरिंग से लेकर ट्रेनिंग कॉस्ट, उस पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले, और एम्प्लॉय टर्नओवर पे क्वेश्चन करेंगे, उसकी हायरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट अगर 5 लाख रुपए पड़ रही है, कंपनी कहते भाई इसकी जगह इसको 5 लाख रुपए दे दो, भाई तो रुक जा, एटलीस्ट ट्रेन किया कराया बंदा मिल जाएगा ना, कल से हमारे लिए यूजफुल होगा, फिर से 6 महीने के लिए काम अटक जाएगा नहीं तो। कंपनी रिटेंशन बोनस ऑफर करती है कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप समझ रहे? तो ये सवाल है। और लास्ट है ट्रेनिंग। उसकी ट्रेनिंग कौन सी होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी? तो ये सारे सवाल, चैलेंजेस एचआर के सामने होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के सामने होते हैं कि हम कंपनी को कैसे मैनेज करें, जिसके लिए बनता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉइज के बीच में टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप होता है। मतलब it is so bad, and there's very very bad instance that happened in Noida,
जहां पर मारुति उद्योग लिमिटेड फैक्ट्री का ये इंस्टेंस है, कंपनी के सारे एम्प्लॉइज ने मिलकर एचआर को जिंदा जला दिया। हाँ, इट हैपेंड, अ वेरी सैड इंस्टेंस, इट हैपेंड। मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉइज और एचआर के बीच में कभी अच्छा रिलेशनशिप होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। इनको इंक्रीमेंट चाहिए, एचआर को पकड़ते हैं, छुट्टियां चाहिए, पहले एचआर को पकड़ते हैं, फूड कूपन चाहिए, एचआर को पकड़ते हैं, सैलरी में डिस्क्रिपेंसी है, एचआर को पकड़ते हैं, टर्मिनेशन हो रहा है, एचआर को पकड़ते हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, एचआर को पकड़ते हैं। मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमेशा बदनाम होता ही होता है, ये मान के चल। एचआर का किसी के साथ पर्सनल कुछ है क्या? नहीं, वो तो कंपनी की पॉलिसीज और रूल्स को फॉलो कर रहा है, और हर पॉलिसी और रूल हो सकता है हर एम्प्लॉय को अच्छी ना लगे, तो एम्प्लॉइज तो एचआर की बजाएगा, बजा कर जाएगा। तो चीजें बहुत पीक पे पहुंच गई थी मारुति उद्योग के केस में। अगेन, जिसको पढ़ने का, रिसर्च करने का इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत अच्छा केस स्टडी है ये, कि व्हाई मारुति उद्योग एम्प्लॉइज हैव बर्न्ड अलाइव द एचआर ऑफ मारुति उद्योग इन नोएडा। इट्स अ केस। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, सनकी होगी ना किसी की, तो कि सारे एम्प्लॉइज ने एक साथ आकर एकजुटता की और काफी दिनों तक फैक्ट्री बंद रही होगी ना, इतना बड़ा केस हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट एन इजी जॉब टू डू, इट्स नॉट एन इजी टास्क। हर एक एम्प्लॉय जब भी फैक्ट्री में आता है जब भी मैं यहां फैक्ट्री वर्ड यूज करूंगा, फैक्ट्री इंक्लूड्स ऑफिस, ठीक है, तो उसका इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग रिकॉर्ड करना चाहिए। उसको कहते हैं टाइम कीपिंग। ये शब्द बहुत काम के हैं। जैसे आपने भी यहां बाहर टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम देखा है, थंब रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है। तो जितने भी एम्प्लॉइज आते हैं उन लोगों का इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग लिया जाता है। इससे क्या पता चलता है? हाउ मच इज टाइम स्पेंट इन द फैक्ट्री, बिकॉज उतने समय का पेमेंट होता है हमको। सुबह कितने बजे आएंगे और शाम को कितने बजे जाएंगे, इसका पेमेंट होता है। पर एक बात बताओ, जितना समय उन्होंने स्पेंड किया है फैक्ट्री में, जरूरी है कि उतना समय उन्होंने एक्चुअली काम किया है? नहीं, थोड़ा सेटअप टाइम तो लगता है। मेरी क्लास 8 बजे है, मैं यहाँ पे 7:45 बजे पहुंचता हूँ। ये तामझाम, ये रंगोली सब फैलाने में 10-15 मिनट नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं। अच्छा, आप किसी अलग एनवायरमेंट से आए और अब आपको एक दूसरे एनवायरमेंट में जाना है, तो वो एनवायरमेंट, मेंटल एनवायरमेंट बनाने में भी तो समय लगता है कि नहीं लगता है? Isn't it? आप सपोज अभी आए हैं घर से, घर वालों से बहस होकर आए हैं, झगड़ा होकर आए हैं, दिमाग खराब है, और आपको आते ही एक सेल्स कॉल करना है और आपको एज अ एम्प्लॉय एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है। हेलो, माय नेम इज दिस, हाउ मे आई हेल्प यू? आप ऐसे बात कर सकते हैं? डू यू एक्सपेक्ट? घर पे अभी ऐसे चिल्ला चिल्ला के आए हैं और अभी यहाँ पे आके इतने प्यार से सॉर्ट आउट, मतलब इंसान है ना हम लोग, मशीन थोड़ी है, उसको समय नहीं लगता है? लगता है। तो कैन आई से दैट टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग विल नेवर बी सेम। टाइम कीपिंग का मतलब क्या? रिपीट करता हूं, द टाइम स्पेंड इन द फैक्ट्री, एंड टाइम बुकिंग का मतलब है द टाइम एक्चुअली वर्कड इन द फैक्ट्री। तो जितना समय आपने बिताया जरूरी नहीं है उतना समय आप काम करें। जब मैं दुबई में रहता था, एक फैक्ट्री है, शायद महिलाओं को नाम पता उस ब्रांड का, डी डमास। ये एक ब्रांड है डी डमास, ये डिजाइनर ज्वेलरी का ब्रांड है, ठीक है? नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर नॉट अ डिमांडिंग महिला, बहुत अच्छी बात है। डी डमास जो ब्रांड है, इसकी फैक्ट्री मैंने विजिट की थी और ये बहुत ही एक्सोटिक डिजाइनर ज्वेलरीज बनाते हैं। इस फैक्ट्री में रूल पता है क्या है? जब एम्प्लॉइज एंटर होते हैं ना, तो पंच कर लिया, फेस डिटेक्शन हो गया, मतलब टाइम कीपिंग हो गया, ध्यान से सुनना। फिर उनको चेंजिंग रूम में जाना पड़ता है, जहां पर जाके उनको अपने सारे कपड़े निकालकर यूनिफॉर्म पहनना होता है। सारे कपड़े मतलब सारे, दे आर नॉट अलाउड टू हैव एनीथिंग अदर देन देयर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है जिसमें कोई पॉकेट नहीं होती है। अरे भाई साहब, सोने का एक टुकड़ा छुपा कर ले गए तो क्या करें? अलग फुटवेयर होते हैं, फिर उनको 2-3 स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में वो अपने वर्क स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां पर काम करते हैं। ऐसी ही प्रोसेस सूरत में डायमंड कटिंग फैक्ट्रीज में यूज की जाती है। हीरा है सदा के लिए, इतना सा हीरा किसी के लिए लेकर निकलना कौन सी बड़ी बात है, बताओ ना?
कान में छुपा दिया, यहाँ पे अंदर, है ना। लेडीज कैसे बाल में ऐसा बना होता है कुछ, तो उसमें 10-20 हीरे छुपा दिए, क्या पता चले, बताओ। कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। पूरी स्क्रीनिंग होती है, इन सब में टाइम नहीं लगेगा। कैन आई से दिस इज नोन एज आइडल टाइम? थिंक अबाउट इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल टाइम? Come to your class books. What is the meaning of idle time? Come to your class books and write over here. Time keeping minus time booking. It is equal to idle time. कुछ कंपनीज में एम्प्लॉइज को अपने काम पे जाने से पहले हेलमेट्स पहनना पड़ता है, सेफ्टी शूज पहनने पड़ते हैं, अलग टाइप की ड्रेस पहननी पड़ती है। अरे कोविड के समय आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो लेबोरेटरी में जाते हैं, अरे हम तो एक दूसरे के पास जाने से घबराते थे, याद है? वो पूरा पीपीई किट पहनते थे ताकि उनपे कोई इन्फेक्शन ना लगे। ये सब में समय नहीं लगता है? लगता है। और ये सब पहन के घर पे जाओगे, एज इट इज इमेजिन करो ऐसा पीपीई किट पहन के कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, क्या लगेगा? जबरदस्त फोटो खींचेंगे लोग उसके साथ। ऐसा थोड़ी होता है। वो उसको, ये जो रुद्र अवतार है उससे मनुष्य अवतार में वापस आने में भी तो समय लगेगा। तो ये समय सुबह भी लगेगा, शाम में भी लगेगा। अच्छा, मेरे को तो पीपी किट वालों के लिए काफी बार डाउट होता है, किसी को ये लगा तो कितना मतलब हेल्प लेना पड़ता होगा किसी और का, तो भैया आप हमारी मदद करेंगे थोड़ा। Isn't it difficult? आपने वो मूवी एक देखी होगी, सलमान खान कटरीना कैफ की मूवी है, कोल माइंस की है यार, क्या नाम है? भारत, यू आर राइट, भारत मूवी। जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं, आपने देखा उनकी ड्रेसिंग, कितना चेंज करने में टाइम लगता है। तो टाइम कीपिंग इज नॉट इक्वल टू टाइम बुकिंग। फिर से रिपीट करता हूं, टाइम कीपिंग का मतलब क्या है? इन एंड आउट टाइम, द टाइम स्पेंट इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। टाइम बुकिंग का मतलब क्या है? द टाइम एक्चुअली वर्क। और दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं आइडल टाइम। और आइडल टाइम दो टाइप का होता है, एक जिसको कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम और दूसरा जिसे कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 3 में हमें समझना है द कंसेप्ट ऑफ आइडल टाइम एंड हाउ डू यू ट्रीट दिस आइडल टाइम इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिफॉर्म पहनने की प्रोसेस और ये सब, इजंट इट नॉर्मल आइडल टाइम? यस। एम्प्लॉय ये सब तामझाम करके पहुंचे अपने वर्क स्टेशन पे, वर्क स्टेशन मतलब कंप्यूटर समझ लो, मशीनरी समझ लो, जो भी है, वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद लाइट चली गई। एम्प्लॉय तो काम करना चाहता है पर काम कर पाएगा नहीं, तो एम्प्लॉय बैठा है आइडल। कौन सा आइडल टाइम है? एबनॉर्मल आइडल। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो हमें देखना है, वो हमें सीखना है। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? एबनॉर्मल आइडल टाइम। कुछ पूछ रहे थे सर आप? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी को भेजना है साथ में छोड़ने के लिए? चले जाओगे? कोई आ रही है नीचे लेने? पक्का जाओगे अच्छे से? समझ में आया आइडल टाइम का कंसेप्ट? अच्छा, अब इसको हमारे स्टडीज के साथ कंपेयर करना, रिलेटेबल नहीं है ये कंसेप्ट। हम लोग कितने बजे पढ़ने, मैंने आपको डायरीज में क्या इन और आउट लिखने के लिए बोला, आपको याद हो तो? वो टाइम कीपिंग ही है। समझ गया कि जितने बजे पढ़ने बैठे डायरी में एंट्री करो, जब उठे एग्जिट का टाइम लिखो, टाइम कीपिंग। पूरा प्रोडक्टिविटी निकलता है क्या? नहीं। एज ए टीचर भी मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी क्लास की प्रोडक्टिविटी अगर 75% के ऊपर निकले, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ दैट क्लास, फॉर दैट टीचर। ये समझ लें, 75% ऑफ टाइम कीपिंग अगर होता है अबाउ, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्टिविटी रेशियो। क्लास है, डिस्कशंस होंगे ही होंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो हम फास्ट ट्रैक बैच चालू कर रहे हैं उसका मैंने खुद के लिए और सारे टीचर्स को टारगेट दिया है 90-95% प्रोडक्टिविटी का। अभी जो फास्ट ट्रैक बैच होगी उसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। बैच चालू होगी, लाइव बैच होगी, पहले 1-1.5 मिनट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जो भी होना हो जाएगा, फिर चैट बंद। चैट बंद, क्योंकि चैट से प्रोडक्टिविटी डाउन आती है, आप भी एग्री करें। चैट बंद हो जाएगी और फिर बाद में सिर्फ पढ़ाना होगा। और जब सेशन खत्म हो जाएगा, मेरा पढ़ाकर खत्म हो गया, फिर मैं आखिरी के 5-7 मिनट में चैट्स वापस ऑन करूंगा और
उसको फिर मैं जो भी जिसके डाउट्स है वो मैं वहां पढ़ लूंगा। तो उससे मेरा प्रोडक्टिविटी रेशियो बढ़ गया। समझ में आ रहा है? प्रोडक्टिविटी रेशियो बढ़ गया, कोई टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। तो आइडल टाइम हमें मिनिमम रखना है, क्योंकि उसका हम पैसा दे रहे हैं, कंपनी उसका पेमेंट दे रही है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। करेक्ट। एम्प्लॉइज के कुछ रिलेटेड चीजें हैं, एक होता है लीव, एक होता है एब्सेंटिज्म। लीव और एब्सेंटिज्म काफी बार ये शब्दों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लीव कैन बी विद पे, कैन बी विदाउट पे। हर एम्प्लॉय की हर साल की कुछ नंबर ऑफ लीव्स होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि उतनी उतनी छुट्टियां आपको मिलेगी जिसका पेमेंट हम आपको करेंगे। जैसे एकाग्रता की जो एचआर पॉलिसीज है उसके हिसाब से हम हर एम्प्लॉय को हर महीने की 2 पेड लीव्स देते हैं। अब ये ओवर एंड अबाउ संडेज है, मतलब संडे की तो 4 छुट्टियां गई, उसके अलावा हर महीने आप 2 छुट्टी ले सकते हो। पहले इन्फॉर्म करके 2 छुट्टी ले सकते हो जिसका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। मतलब 6 दिन तो एम्प्लॉय काम कर ही नहीं रहे, मतलब 30 दिन के महीने में कितना हो गया? 24 दिन। पैसा कितने दिन का जाएगा? 30 दिन। काम कितना होगा? अगर एम्प्लॉय को उससे ज्यादा छुट्टी लेनी है तो वो अपना पैसा डिडक्ट करवा के छुट्टी ले सकता है, उसको कहते हैं लीव विदाउट पे। समझ में आया आपको? वन ऑफ द मेरा बिगेस्ट स्ट्रगल ओवर ईयर इज पीपल आर नॉट टू मच मोटिवेटेड। अगेन मैं कह रहा हूं, मेरी इंदौर शहर से कमी नहीं है, इंदौर शहर में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत मोटिवेटेड है। व्हाट आई फाउंड इज, मैंने कहीं तो पढ़ा था और ये सही बात है कि सपने ना हमेशा बड़े देखने चाहिए, क्योंकि जब सपने बड़े देखोगे ना तभी आप में इच्छा होगी उनको पूरा करने की, नहीं तो इच्छा ही नहीं होगी। One must not be satisfied. You must always have hunger. What I found with the people whom I connected is they are not hungry. They are satisfied. And if you have satisfied people, they will have no motivation in life to work. That is why in private sector, you see fixed pay is less, variable pay, जिसको हम PLI कहते हैं। PLI का full form क्या बताया था मैंने? Performance linked incentives are high. But in government industry, there are no PLIs. Simple है ना? No performance, no incentive. Very simple. I found that a city is made up of the people staying in that city. लोगों के जैसे वाइब्स होते हैं, वो वाइब्स उस शहर में, उस शहर के इकोनॉमी में दिखाई देते हैं। अगर लोग सेटिस्फाइड है तो शहर सुस्त हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, शहर की ग्रोथ उन्नति एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों में भूख है। हम क्यों कहते हैं मुंबई इज नॉट एज अ सिटी व्हिच नेवर स्लीप्स? मुंबई की लाइफ बहुत है। अभी जाकर देखना एक बार मुंबई में, सच बता रहा हूं, हर कोई इंसान टिक नहीं पाएगा। और कहते हैं जो मुंबई में टिक गया ना वो कहीं पे भी टिक जाएगा, बिकॉज इट हैज हंगर। व्हाई इट हैज हंगर? बिकॉज इट इज कॉस्टली, एंड सिंस इट इज कॉस्टली, in order to fulfill your basic necessities, you need to run, you need to work more. People are doing full-time jobs plus part-time jobs. People are doing full-time jobs plus work from home. People are doing freelancing along with the full-time jobs. Both husband and wife are working. We found a very difference in culture. जब अभी विवान की स्कूल स्टार्ट हुई 1 जुलाई से, तो स्कूल वालों ने ना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और ये सब क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्म दिया था। फॉर्म पे क्या लिखा था? ध्यान से सुनिएगा। ऊपर लिखा था फादर्स मोबाइल नंबर यूज फॉर ऑल द कम्युनिकेशंस, और नीचे लिखा था मदर्स मोबाइल नंबर इनटू ब्रैकेट ऑप्शनल। बैंगलोर में स्कूल फॉर्म्स पे पता है क्या लिखा था? फर्स्ट पेरेंट्स मोबाइल नंबर ऑन विच यू वांट ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, एंड सेकंड पेरेंट्स मोबाइल नंबर। ये मेरा और मैम का दोनों का ऑब्जर्वेशन था। हम दोनों की आदत अच्छी है, हम सवाल बहुत पूछते हैं। मैम ने जनरल फेथ में आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ा है ना, तो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन निकालकर मेरा नंबर ऊपर लिख दिया और मेरे को व्हाट्सएप आने चालू हो गए, ग्रुप में ऐड कर दिया, और मैं वैसे ही नहीं देखता हूं और मैं कहां से देखूंगा। तो स्वाति मैम ने स्कूल में बात की कि आप मेरा नंबर ऐड कर दीजिए। तो आपने मेरा क्यों नहीं ऐड किया, पापा का क्यों ऐड किया? तो आपको पता है स्कूल वालों का इंदौर में जवाब क्या था? हाउसवाइफ हो ना आप,
आप हाउसवाइफ हो ना, काम तो घर में पापा करते हैं, कमाई तो पिताजी करते हैं, इसलिए पिताजी का नंबर ऐड कर। आई वॉज शॉक्ड विद दिस आंसर, मैम वॉज शॉक्ड विद दिस आंसर। दिस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? आजादी के 75 साल बाद क्यों ये मेंटालिटी के पैसा सिर्फ एक मर्द कमाएगा, काम सिर्फ एक मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती? क्योंकि शहर का कल्चर वैसा बना है। आप समझ रहे हो? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं शहर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कल्चर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस कल्चर की आदत नहीं है। मैं तो मेरे घर में लड़ता हूं मेरी सिस्टर के लिए, मेरी वाइफ के लिए, कि भाई इनको काम करना है, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को काम करते देखा हमेशा। शी वॉज हैविंग हर बुटीक, हम तो बहुत छोटे थे तब से बुटीक चलाते थे, और मेरा तो मानना है काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे हैरानी हुई, बैंगलोर में आपने सिस्टम देखा, फॉर्म में फर्स्ट पेरेंट नंबर, सेकंड पेरेंट नंबर, बिकॉज वो शहर समझता है कि अगर बैंगलोर के खर्चे उठाने हैं ना तो दोनों को काम करना पड़ेगा, दोनों को काम करना पड़ेगा। अरे काम वाली बाई बोलती है हम 11 बजे आएंगे, तो स्वाति ने कहा 11 बजे क्यों, आप तो घर में ही रहते होंगे ना दिन भर। मेंटालिटी समझ रहे हो आप? मतलब एक जनरल प्रिजम्पशन है कि यहां पर सारे मर्द दुकान में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, औरतें घर में बैठ के रोटियां बनाएंगी। स्वाति ने साफ कहा नो, मेरा ऑफिस होता है, आई हैव एन ऑफिस। एंड देन दे आर, हाँ व्हाई दिस रिक्वायर्ड, रियली डोंट यू थिंक सो, इज इट रिक्वायर्ड? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। And for your information, Vivan is in the best school of Indore. And this is what the best school does. हम लोग जब इंडक्शन में गए, हम स्कूल वालों को प्रवचन देकर आए इसके ऊपर कि ये बहुत गलत है, आप क्या सिखाओगे बच्चों को। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा ऐसी जगह पढ़े जहां पर मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जा रहा है, ये तो बहुत गलत चीज हो रही है। बट क्या करेंगे, इससे बेस्ट स्कूल है ही नहीं यहां पे, आप क्या करोगे? हर टीयर 2 सिटी का ये फैक्ट है, शहर का नाम लेना लाजमी नहीं होगा, बट हर टीयर 2 सिटी का ये फैक्ट है, मेंटालिटी है। तो हमारे यहां पर मैं जो एक बड़ा चैलेंज फेस कर रहा हूं, एम्प्लॉय पता क्या कहता है, पैसा काटो, मेरे को इस महीने 10 दिन छुट्टी चाहिए। अबे 4 संडे, 2 पेड लीव्स और 10 दिन छुट्टी। अगर मैं 16 दिन किसी एम्प्लॉय को महीने में छुट्टी दे रहा हूं, वो मेरे काम का कैसे हुआ भाई? ये तो बताओ, मेरे कैसे काम का वो कैसे मेरी संस्था को चलाएगा, वो कैसा मेरा काम करेगा? कर ही नहीं सकता है। मैं ऑपरेशन से सस्टेन नहीं करूंगा, फिर मैं बिल्कुल करूंगा। आप लोगों की बैच चालू हुई थी तब मैंने कहा था 10 दिन से वीडियो बैकअप्स दूंगा, आज मैं उसको रियल टाइम पे लेकर आ गया हूं। आप लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1-2 दिन के गैप से आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं बैकअप्स में, करेक्ट? नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल रिसेप्शन पे बोलिए, हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग स्टाफ बैठा है। अब अगर वो स्टाफ छुट्टी पे चला जाए, जो कि छुट्टी पे है, मैं क्या करूंगा? कैसे दूंगा मैं बैकअप? मेरा ऑपरेशन तो फट गया, मेरा प्रोसेस तो फट गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे को लगता है कि किसी भी शहर को बढ़ाने में या उस शहर की मेंटालिटी बदलने में उधर कैसा क्राउड रहता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि लेडीज और जेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आएगा, इतना आश्चर्य नहीं होगा, अच्छा आप काम करते हो, क्यों नहीं करेंगे काम? क्योंकि शहर में खर्चे ज्यादा नहीं, तो मोटिवेशन कम हो गया, हंगर कम हो गई, उतने में काम चल जाता है। और टैक्स हमने भरना नहीं है तो टैक्स का भी पैसा बच गया। नॉर्मल केस में क्या होता है, 100 रुपए अगर आप कमाओगे तो 70 रुपए आपके पास बचेगा, 30 रुपए आपका टैक्स में जाएगा। कुछ जगह पे लोग वो 30 रुपया भी बचाते हैं, तो 100 कमाकर आप 100 चीजें अज्यूम करते हैं। समझ में आ रहा है? सही कह रहा हूं अंश भाई? है ना? चैलेंज है ये, और ये चैलेंज समझना पड़े। तो मैं जब अमरावती में रहता था बिल्कुल यही मेंटालिटी थी। मुझे याद है मेरे वन ऑफ द फूफा जी ने, जिनको मैं इतना कोसता हूं, वन ऑफ द फूफा जी ने मेरे पापा को एक बार कहा, भैया टिंकू को यहां से बाहर निकालो, ये मटेरियल यहां के लिए बना ही नहीं है, इसको निकाल दो यहां से।
और मेरे लिए बस वो एक चीज को लेकर उनके लिए बड़ा सम्मान है कि उन्होंने मेरी जिंदगी में वो एक डिसीजन चेंज किया। वो देखते थे ना, वो जब भी आते थे ना, मैं बहुत चिढ़ावा रहता था, मुझे हर एक पे चिढ़ आती थी। ऑटो रिक्शा वाले पे चिढ़ आ रही है, ऑफिस के लोगों पे, इतनी शांति जिंदगी में कैसे हो सकती है भाई? पर शांति का जीवन अमरावती भी ऐसे ही था। तो फूफा जी ने पापा से एक बार कहा, ये मटेरियल यहाँ का है ही नहीं, इसको पुणे भेजो। क्योंकि उनका बेटा पुणे में पढ़ता था ना, तो उनको आइडिया था पुणे शहर कैसा है, इसको मटेरियल को वहां भेजो, ये यहाँ के लिए बना ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं पुणे पहुंचा तब समझ में आया भाई ये शहर मेरी स्पीड मैच कर रहा है, अब मैं सही जगह आया हूं। अब मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे कहां पर जाना है और ये शहर मुझे आगे लेके जा सकता है जिस स्पीड से मैं जाना चाहता हूं। ये तो हो गया लीव विद पे, विदाउट पे। अब इसके बाद आता है एब्सेंटिज्म, और छुट्टी अगर ले लो बिना पेमेंट के, एब्सेंटिज्म। तो एम्प्लॉय से रिलेटिंग ये सारे चैलेंजेस होते हैं। ब्रीफली हम यहां पर 3 चीजों पे डिस्कशन करेंगे। एक तो मैंने बताया आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब मैंने क्या बताया? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। सर एक बात बताइए, आर्टिकलशिप में टाइम बुकिंग कैसे होता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, मैं आपको जवाब दे देता हूं। स्पेशली बिग 4 में होता है, मिड साइज फर्म में तो राम भरोसे काम चलता है, ट्रस्ट मी। बिग 4 में हर क्लाइंट का एक कोड होता है। जब आप किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हो, आपको सिस्टम में वो कोड एंटर करना पड़ता है और स्टार्ट टाइमिंग लिखना पड़ता है, और जब काम खत्म करते हो वहां स्टॉप टाइमिंग लिखना पड़ता है। तो आपके उतने घंटे की बिलिंग उस क्लाइंट को होती है। समझ में आ रहा है आपको कितना सिस्टमैटिक काम? एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशंस 1988 चैप्टर नंबर 5 which deals with articles training, every article is supposed to maintain his weekly diary and get it signed by his principal every week। ये रूल है, कोई फॉलो नहीं करता है, कोई फॉलो नहीं करता है मिड साइज फर्म में स्पेशली। ये रूल का कहना है कि हर सीए आर्टिकल को एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसको कहते हैं वर्क डायरी, जिसमें उसको लिखना चाहिए कि उसने हर रोज क्या क्या काम किया है, और हर वीक पे अपने बॉस से उस पर साइन करवाना चाहिए, विच क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि आप ऑफिस में कितने बजे आए थे, कितने बजे गए, क्या काम किया है। वही चैप्टर 5 ऑफ रेगुलेशन कहता है कि एक आर्टिकल का वर्किंग होना चाहिए 35 घंटे एक हफ्ते का, और अगर 35 घंटे के ऊपर वो काम करता है तो उसको ओवर टाइम कंसिडर करते हैं। और यही रीजन है कि कोई भी सीए, मिड साइज फर्म का सीए, अपने ऑफिस में किसी भी आर्टिकल को वर्क डायरी पे साइन नहीं देता है, क्योंकि रियल में काम 35 घंटे से ज्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं किताबी ज्ञान अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन कहता है 35 घंटे के ऊपर अगर आपने काम किया है तो आपको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उसका आपको छुट्टियां मिलनी चाहिए उसकी। प्रैक्टिकली कोई सीए नहीं देता है। 35 घंटा 6 दिन से आप डिवाइड करोगे तो इट्स लेस देन 6 आवर्स गाइस। जबकि ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे से 7 बजे, 10 बजे से 6 बजे, मतलब 8 घंटा तो मिनिमम होता है। कोई भी सीए कभी भी आपको आर्टिकल्स डायरी पे साइन करके नहीं देगा, क्योंकि जिस मोमेंट पे उस बंदे ने साइन किया एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्रिएट हो जाएगा कि हाँ आपने 8 घंटे काम किया है, मतलब आप 2 घंटे के एक्सटेंशन के लिए लायबल हो, और वो कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए आर्टिकल्स को चीप लेबर कहा जाता है, सस्ता मजदूर। 2-4 हजार 5 हजार में मिल जाता है, और रगड़ रगड़ के मजदूरी, क्योंकि हमारा एक तोता उनके पास फंसा होता है, और वो तोता क्या है? आर्टिकलशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और जब तक वो तोता रिलीज नहीं होगा हम सीए की डिग्री ले ही नहीं सकते। इनफैक्ट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन टिल द टाइम यू कंप्लीट योर आर्टिकल्स ट्रेनिंग। दैट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। बट बिग 4 के अंदर ये सब कुछ सिस्टम ड्रिवन है, तो आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो वो वहां पे कैप्चर हो जाता है। बहुत सारे बिग 4 में मंथ में 2 ही सैटरडे काम करना है, 2 सैटरडे छुट्टी है। और इट फर्दर डिपेंड्स ऑन विच डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग। बिग 4 में सबसे ज्यादा रगड़ने वाला डिपार्टमेंट होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट। रिलैक्स लाइफ अगर किसी की है तो वो है टैक्सेशन डिपार्टमेंट। बट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती है वो बहुत ही कम होती है। स्टैट ऑडिट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है। मैं स्टैट ऑडिट में था एंड आई एम टेलिंग यू, जो लर्निंग स्टैट ऑडिट में मिली है अमेजिंग मिली, बेस्ट मिली। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। अब एक बात इमेजिन करिए, अगर मैं यहां पर कहूं कि टाइम बुकिंग इज ग्रेटर देन टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग इज ग्रेटर देन
टाइम कीपिंग, तो टेक्निकली वो क्या बन जाएगा, ओवर टाइम। प्रिंसिपली तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, एम्प्लॉय जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक काम कैसे होगा भाई। बेसिकली मैंने ज्यादा घंटे काम किया। ओवर टाइम का मतलब क्या है, हाउ डू यू डिफाइन ओवर टाइम? नंबर वन, व्हेन एन एम्प्लॉय इज कमिंग बिफोर नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड गोइंग आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, उसको कहते हैं ओवर टाइम। दूसरा, इफ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन संडेज एंड हॉलीडेज देन ऑल्सो इट इज नोन एज ओवर टाइम। समझ में आया आप लोगों को ओवर टाइम की डेफिनेशन? तो ओवर टाइम अगर आप एम्प्लॉय से करवा रहे हैं तो आपको उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और जिस रेट से आप पे करते हैं उसको कहते हैं ओवर टाइम वेजेस। एंड नॉर्मली ओवर टाइम वेजेस आर डबल ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। अगर नॉर्मल वेज रेट 100 रुपए घंटा है तो ओवर टाइम का क्या होगा, 200 रुपए घंटा। ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए आप दे रहे हैं ना, इसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। क्या कहते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम। टुमारोज क्लास वी विल बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, द कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। Another third important thing which we need to deal with employee is efficiency, calculation of efficiency. If you remember, हमने पहले भी इस पे चर्चा की है efficiency के ऊपर। efficiency दो तरीके से निकाली जा सकती है, कितने घंटों का काम कितने घंटों में किया है, उसको कहते हैं efficiency। आपके रजिस्टर्स में आपने लिखा हुआ है efficiency के ऊपर, याद करिएगा। दूसरा, घंटों को कांस्टेंट अगर मैं रखा जाऊं तो आउटपुट के बेसिस पर efficiency निकाल सकता हूं कि इतने घंटे काम करके कितना आउटपुट बनाना चाहिए था और कितना आउटपुट निकाल। तो अगर मैं फॉर्मूला उसका बताऊं तो बहुत सिंपल है, इफ माय एक्चुअल आवर्स आर लेस देन माय स्टैंडर्ड आवर्स, इफ माय एक्चुअल आवर्स आर लेस देन माय स्टैंडर्ड आवर्स, आई एम ओवर एफिशिएंट। डू यू एग्री विद मी? भैया 8 घंटे का काम मैंने 6 घंटे में किया है, एक्चुअल आवर्स आर लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स 8 आवर्स, तो मैं ज्यादा एफिशिएंट हूं, मैंने 2 घंटे बचाए हैं कंपनी के लिए। अब 8 घंटे में अगर मैं 80 यूनिट बना सकता हूं तो मैंने 8 घंटे पूरे काम किए, लेकिन मैंने 80 यूनिट की जगह 100 यूनिट बनाए, क्या मैं एफिशिएंट नहीं हूं? बिल्कुल हूं। सो इफ माय एक्चुअल आउटपुट इज लेसर देन माय स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी मोर देन माय स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट मेरे स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा है तो भी मैं क्या हूं? एफिशिएंट। तो आपका पेपर होता है 3 घंटे का, एग्जाम का पेपर। पेपर को मैं कांस्टेंट करता हूं, अगर कोई बच्चा वो पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा? मोर एफिशिएंट कहलाएगा। वो ये तो नहीं बोल सकता एक काम करना भाई, कॉस्टिंग के साथ साथ अगला ला रहे ऑडिट का पेपर लेके आज ही सॉल्व कर डालता हूं, ऐसा तो करना। कैन यू चेंज आउटपुट ओवर देयर? नो। So either you keep output constant and your time fluctuates, or you keep time constant, your output fluctuates. Especially 2 टाइप के लेबर्स हम लोग देखेंगे, एक जो आर्ली वेजेस पे काम करते हैं, आर्ली डेली मतलब जिसको टाइम वेजेस कहा जाता है, और दूसरा जिसको पीस वेजेस कहा जाता है। पीस वेजेस मतलब जो पर यूनिट पे काम करते हैं। तो ये पर यूनिट वाले जो वर्कर्स हैं ये नहीं चाहेंगे मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाऊं, क्योंकि जितना ज्यादा यूनिट मैं बनाऊंगा उतना ज्यादा पैसा मुझको मिलेगा। अब वो क्या कोशिश करते हैं, मैं उतने ही घंटे कांस्टेंट रखकर ज्यादा प्रोडक्शन करूं, ज्यादा यूनिट बनाऊं, ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। लेबर रेम्यूनरेशन सिस्टम पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में कि आखिर हमें किस बेसिस पर एम्प्लॉइज को रेम्यूनरेट करना चाहिए ताकि एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बना रहे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर एम्प्लॉइज का मोटिवेशन नहीं बना है तो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखें। इसीलिए तो एम्प्लॉइज के बर्थडे होते हैं तो केक काटे जाते हैं। कई सारी कंपनीज हैं जो एम्प्लॉइज को छोटे छोटे गिफ्ट्स देती रहती है अलग अलग इवेंट्स पे, हाँ अवार्ड्स देते रहते हैं, ट्रिप्स करवाते रहते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे खर्चा क्यों होता है? टू कीप योर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड, टू कीप योर एम्प्लॉइज एंकरेज्ड। हम अभी बात कर रहे थे कि ज्वाइनिंग किट के नाम पे एक कप देते हैं पानी की बोतल। वैल्यू सोचेंगे तो क्या ही वैल्यू है एक कप की? 150-200 रुपए का कप, 300-400 रुपए की पानी की बोतल,
बात मॉनिटरी वैल्यू की नहीं होती हर बात होती है इमोशनल वैल्यू की, वो फील गुड फैक्टर की बात होती है। समझ में आ रहा है? वो फील गुड फैक्टर की बात होती है कि वो एक एम्प्लॉय को यार स्पेशल फील करवाते हैं, हाँ मुझे आज कंपनी से बैग मिला है। तुम्हारे पास कई लैपटॉप्स होंगे, मुझे आज कंपनी से लैपटॉप मिला है। आपको जब पहली बार मिलेगा ना आपकी लाइफ में, वो आप आज भी इमेजिन कर कर आप मुस्कुरा दोगे, क्योंकि वो फील गुड फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो मोमेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए सब तालियां बजा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनीज इन सब पे बहुत खर्चा करती है ताकि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। एक टर्म है आईटी इंडस्ट्री में यूज होता है, बेंच पे बैठा देना। आई डोंट नो आप में से किसी ने सुना है कि नहीं, बेंच पे बैठा देना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आईटी इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे, मतलब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं। एक ऐसा विंडो आता है जब उस एम्प्लॉय के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है काम करने का, वो एम्प्लॉय एवं ही बैठा है, कंपनी की कॉस्ट है। तो वो जो आइडल पीरियड होता है ना, उसको कहते हैं बेंच पे बैठा देना। बेंच पे दो कारणों से बैठते हैं, एक जब उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, दूसरा जब वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। इट इज अ पनिशमेंट। भाई तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे तुम अप टू द मार्क नहीं हो, तो कंपनी पुल ऑफ यू आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड मेक यू सिट ऑन द बेंच। मतलब प्रैक्टिकली बेंच पे नहीं बैठते हो, प्रैक्टिकली ऐसे एम्प्लॉय सिर्फ ऑफिस आता है और 2-4 दिन बाद उसको गिल्ट महसूस होती है क्योंकि वो ऑफिस आ रहा है पर उसके पास कोई काम नहीं है। वो आ रहा है, इधर उधर देख रहा है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, ये बंदा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आ रहा है, टिफिन खा रहा है, ऑफिस के बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है, बट काम नहीं है। वो कमाई पचती नहीं है 2-3 दिन बाद, फिर वो खुद अंदर से मोटिवेट होता है। इट्स काइंड ऑफ अ पनिशमेंट कि बेंच पे बैठे। और बेंच पे बैठे हुए एम्प्लॉय अगर लंबे समय तक बेंच पे बैठा है तो उसका अल्टीमेट गोल पता है क्या होता है? ही इज टर्मिनेटेड। उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है कि तुमको सुधरने का मौका दिया था, टर्मिनेट कर दिया। तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनी बहुत सारी चीजें करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। बिग फोर्स में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। बिग फोर में आपके रेगुलर ई लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं जो कोई भी मिड साइज फर्म कभी नहीं करता है। ट्रस्ट मी, बिग फोर में आप लोगों को हर वीक में कुछ घंटे डेडिकेटेड पढ़ना ही पड़ता है। सर नॉर्मली क्या पढ़वाते हैं? नॉर्मली पढ़ाते हैं IFRS, नॉर्मली पढ़ाते हैं इंड AS, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भाई ये वही तो चीजें हैं जो आपने अकेडमिकली भी पढ़ना है। तो अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस में लो तो आपकी तो पढ़ाई भी हो रही है। यूएस गैप चलो अकेडमिकली नहीं है, बट अगर आप एक यूएस क्लाइंट पे काम कर रहे हो तो बिग फोर के मैंडेटरी लर्निंग में होगा यूएस गैप। जो हमारे यहाँ इंडियन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वहां पे यूएस में गैप है, GAAP, हाँ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो आपको पढ़ने का मौका कब? मैंने ACCA से डिप्लोमा इन IFRS क्यों किया? डेलॉयट की वजह से किया। मैं आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड पे काम कर रहा था, IFRS की जरूरत पड़ती थी। ई लर्निंग मॉड्यूल्स में अटेंड करता था डेलॉयट के, बहुत बढ़िया मॉड्यूल्स होते थे ई लर्निंग मॉड्यूल्स। वो अटेंड करके मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट टू डू दिस डिप्लोमा इन IFRS फ्रॉम UK। I enrolled for it and I completed it. I enrolled and I completed. I liked it. So efficiency can be improved and it has to be improved by the company for its employees by various training modules. Correct? I hope it is clear and you will find this topic very, very interesting. See you in the tomorrow class. Thank you very much. Have a good day.